एफआरएफ का क्या मीनिंग होता है आमतौर पे कि जो काम जैसे होना चाहिए अकॉर्डिंग, जिस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग मुझे बताया गया उस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। और मेरे लिए फ्रेमवर्क क्या है यहाँ पर? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडेस एंड सेक्शन 3 नहीं है वो, कंपनीज एक्ट 2013, उसके अंदर पूरा ही कंपनी 2013 जो मेरे लिए बुकिंग के लिए एप्लीकेबल है, बुक्स के लिए। बट जनरली हम बोलते हैं शेड्यूल 3 में कोई बैलेंस शीट और पीएनएल दिया हुआ है ना, बट ऐसा नहीं, सिर्फ वही नहीं बोलना है, मुझे पूरा कंपनीज एक्ट को ही ध्यान रखना है कहीं ना कहीं जो मेरा अकाउंट से रेलिवेंट है। ठीक है, उसके बाद हम देखें हमारा स्कोप क्या होता है। हम लोगों ने देखा स्कोप क्या होता है हमारा। स्कोप के अंदर हम देखा कि सारे एस्पेक्ट कवर होने चाहिए। अगर इतना बोल देंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमने इसके ऊपर केस स्टडी देखी थी, आईसी ने फंसाया था यहाँ पे। तो लेकिन सारे एस्पेक्ट होंगे कवर एंटिटी के, बट विच आर रेलिवेंट टू द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो वाले एस्पेक्ट कवर होंगे। फिर रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक। एंड थर्ड क्या था? प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये मेरे स्कोप का पार्ट रहेगा। और वट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ माई स्कोप, कि ये मानता है कि ऑडिटर हमारा क्या है, एक्सपर्ट नहीं है पहली बार तो उससे एक्सपेक्ट भी नहीं किया चाहिए कि वो आपके साथ डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट कर पाएगा, क्योंकि ये उसकी एक्सपर्टीज पहले से ही नहीं है। वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करेगा जो उसके डोमेन में है, विच आर आउटसाइड हिज कॉम्पिटेंस ऑफ डोमेन, वो उसके स्कोप के बाहर होगा, यानी उसकी बाउंड्री से बाहर है, तो उसके लिए वो रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है। फिर इन्वेस्टिगेशन और ऑडिटिंग में डिफरेंस होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? क्रिटिकल एग्जामिनेशन। और ऑडिटिंग क्या होता है? एक तरीके से हम ट्रू एंड फेयर ओपिनियन देते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, तो वहाँ पे वो पता लगता है। ठीक है, फिर हमने केस स्टडी करी थी। उसके बाद हमने कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखी थी, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, कि हम रीजनेबल एश्योरेंस अगर देते हैं तो हम रीजनेबल एश्योरेंस क्यों देते हैं? क्योंकि उसके पीछे क्या है, कुछ ना कुछ कारण है। क्योंकि ऑडिटिंग में खुद ही कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से हम चाह कर भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते, 100% गारंटी नहीं दे सकते, हमें रीजनेबल एश्योरेंस ही देनी पड़ती है। तो क्या क्या है मेन इसके? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन, टाइमलीनेस है, हाँ रेलिवेंट टू द, जो कि मेरे लिए काम करता है, कॉस्ट और बेनिफिट का मुद्दा आता है बीच में कि मैं नहीं चेक कर सकता कहीं बाहर जाकर कॉस्ट और टाइमलीनेस की वजह से। एट लास्ट फ्यूचर इवेंट्स। ठीक है, ओके, एट लास्ट। फिर इसके बाद हमने इनहेरेंट लिमिटेशन भी हमें ऐसे 200 ने बताया था, ये हमने देखा। ठीक है, ये एंगेजमेंट के छोटे छोटे मीनिंग, टू डू समथिंग, ये तो बेसिक चीज़ है। ठीक है, बेनिफिट पढ़े थे हमने। ऑडिट मैंडेटरी होता है, वॉलंटरी होता है, कुछ लोगों के लिए मैंडेटरी होता है और वॉलंटरी भी आप ऑडिट करवा सकते हैं। अपॉइंट कौन करता है ऑडिटर को? इन केस ऑफ कंपनी मेंबर करते हैं, गवर्नमेंट कंपनी के केस में सीएजी अपॉइंट करता है, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स अपॉइंट करेंगे, लाइक ऐसे ऐसे। सोल राइटर में वो प्रोप्राइटर अकेला करेगा अपॉइंट। और ऑडिटर जो अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा? जिसने उसे अपॉइंट करा है ना। तो हमने देखा भी था कंपनी के केस में क्या लिखा होता है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ, जो भी कंपनी का नाम होता है, टू द मेंबर्स ऑफ आईटीसी लिमिटेड, टाटा लिमिटेड, जो भी कंपनी है, ऐसा। ठीक है, ये वाली केस स्टडी हमने कर ली थी, रोहित वाली, है ना, रोहित अली। और हाँ, एश्योरेंस इंजन का मीनिंग देखा था। इसके अंदर हमने देखा कितने टाइप के एश्योरेंस होते हैं मेरे पास। उसके अंदर एलिमेंट देखे थे मैंने, 5 एलिमेंट देखने को मिलते हैं मेरे को। क्या क्या? पहले तो पार्टीज के साथ, कि कितने टाइप की पार्टीज इसमें इंगेज रहने वाली हैं। 3 टाइप की पार्टीज, 3 टाइप के लोग होंगे इसमें अंदर। कौन कौन से? प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी और इंटेंडेड यूजर्स। ठीक है, इसके बाद सेकंड एलिमेंट क्या था मेरा? सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फिर सुटेबल क्राइटेरिया, यानी कि बेंचमार्क। बेंचमार्क बोले तो जो स्टैंडर्ड्स, रूल्स, गाइडलाइंस वगैरह हैं, वो सब क्या है, लॉज वगैरह हैं, वो बेंचमार्क है, उसके हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, फिर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट, हम कोई भी ओपिनियन अगर ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं साई होने चाहिए मेरे पास। साई बोले तो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंसी का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर? क्वांटिटी, और एप्रोप्रिएटनेस का क्वालिटी। हर एक चीज़ याद रखनी है, हर एक चीज़ रिवाइज करनी, तभी याद रहेगी अंत तक, क्योंकि अभी तो बहुत लंबा समय एग्जाम तक आने में। तो कॉल, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब तक। ठीक है, हाँ जी, आगे चलते हैं, आइए। अब क्या है इसके बाद मेरे पास? लास्ट, रिटर्न अश्योरेंस रिपोर्ट। क्योंकि मैं जो अपनी अश्योरेंस की रिपोर्ट देने वाला हूँ दोस्त, वो कहाँ देने वाला हूँ? अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, यानी लिखित में ही रिपोर्ट देने वाला हूँ। ऐसे हवा हवा में कानों में जाकर के नहीं बता देंगे, है ना। चलो आगे बढ़ सकते हैं इसी के साथ।
ऑडिट और रिव्यू में मतलब देखा था, ऑडिट का मतलब होता है रीजनेबल एश्योरेंस यानी हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, एंड रिव्यू का मतलब होता है लिमिटेड लेवल ऑफ एश्योरेंस यानी मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस। हमने पिछली क्लास में देखा था। फिर डिफरेंस हमने पढ़ा था। फिर हमने देखा प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है, जो एस्टिमेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, लाइक आने वाले ईयर के लिए हम अपने जजमेंट पर या अपने एस्टिमेशन के तौर से स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। उसके ऊपर अगर हम कुछ चेकिंग कर रहे हैं तो वो अलग चीज़ होती है, वो फोरकास्ट होती है मेरी कहीं ना कहीं, ठीक है। ओके, फिर ये चार्ट हमने बनाया भी था अपनी क्लास में। आज से शुरू करना है क्वालिटीज़ ऑफ ऑडिटर। तो चलो ठीक है, आओ अब क्वालिटीज़ पढ़ेंगे पहले और बाकी चीज़ें इसके बाद, ठीक है। चलो, आर यू रेडी? हाँ जी, ठीक है। चलो एक मिनट, ठीक है। चलो, पेन कहाँ है? तो अब मेरे पास है क्वालिटीज़ ऑफ ऑडिटर, यानी हमारा जो सर्वगुण संपन्न व्यक्ति है, ऑडिटर है, उसके अंदर क्या क्या मुख्य क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। क्वालिटीज़ ऑफ ऑडिटर यानी हमारा जो बहुत ही भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है, उसके अंदर क्या क्या मुख्य क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए, हालांकि बी कैटेगरी ऑफ टॉपिक है ये, ठीक है। अच्छा, बी कैटेगरी टॉपिक में डाल सकता हूँ इसे मैं। पहले ऐसा ही पूछता था, जब ऐसे केस स्टडीज़ वगैरह नहीं पूछता था तब जनरली क्वालिटीज़ पूछ ले डायरेक्टली, बताओ कितनी क्वालिटीज़ है 4 नंबर में से सीधा। बट अब ICAI डायरेक्टली ऐसे क्वालिटीज़ ऑफ ऑडिटर बताओ, ऐसे बच्चे वाले क्वेश्चन नहीं पूछता है, केस स्टडी की फॉर्म में पूछ लेता है, इसलिए थोड़ा इसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई एग्जाम POV से। बट फिर भी हमें पढ़ना है तो हमें पता तो हो एटलीस्ट हमारा जो ऑडिटर है उसमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, है ना, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। एन ऑडिटर इज कंसर्न विद द रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल मैटर। हमारा जो ऑडिटर है वो किससे कंसर्न है? कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैटर से कहीं ना कहीं कंसर्न है, जो रिपोर्ट फाइनेंशियल मैटर रिपोर्ट हुए हैं ऑफ बिजनेस एंड अदर इंस्टीट्यूशन। ऑब्वियसली फाइनेंशियल मैटर इनहेरेंटली आर टू बी सेट विद द प्रॉब्लम ऑफ, क्या क्या होता है इसके अंदर जो कुछ प्रॉब्लम होती है, ह्यूमन फॉलिबिलिटी, एरर्स एंड फ्रॉड आर फ्रिक्वेंट। यानी ह्यूमन फॉलिबिलिटी मतलब कहते हैं कि ह्यूमन की तरह से क्या पार्शल हो सकते हैं, ह्यूमन की गलतियां हो सकती हैं, ह्यूमन इंटरवेंशन है तो कहीं ना कुछ गलतियां तो होनी लाजमी है। तो इसी वजह से क्या होता है, अब चेक करने गए हो तो हमें पता है इंसान गलतियों का पुतला है, तो पहचानना पड़ेगा ना। तो तुम अब कैसे पहचानोगे गलती, उसके लिए तुम्हारे अंदर क्या क्या खूबी होनी चाहिए। तो पहली लाइन में बहुत सारी खूबियां ही बता दी हैं इन्होंने, लाइक जैसे हमारा ऑडिटर टैक्ट होना चाहिए, कॉशन होना चाहिए उसको, फर्मनेस होनी चाहिए उसके अंदर, गुड टेम्पर होना चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, डिस्क्रिशन होना चाहिए, इंडस्ट्री, हालांकि यहाँ पे इंडस्ट्री की जगह जो सही वर्ड होना चाहिए था वो इंडस्ट्रियस होना चाहिए था, तो ज़्यादा सही रहता ना। इंडस्ट्री थोड़ी, इंसान थोड़ी हो जाएगा इंडस्ट्री, वो तो इंडस्ट्रियस हो सकता है। इंडस्ट्रियस का मीनिंग क्या होता है? लाइक मेहनती, हार्ड वर्किंग, ठीक है, ऐसा। चलो फिर जजमेंट, पेशेंस होनी चाहिए, क्लियर हेडनेस होना चाहिए एंड रिलायबिलिटी आर सम ऑफ क्वालिटीज विच एन ऑडिटर शुड हैव पोजेस, ठीक, ओके। फर्मनेस का मीनिंग क्या होता है इसके अंदर, जो शायद नए नए वर्ड हैं वो शायद ना पता हूं। फर्मनेस का क्या मीनिंग है यहाँ पे? डिटरमाइन होना चाहिए, उसके अंदर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा हल्का आदमी नहीं होना चाहिए। लाइक डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मेरे को काम करना है तो करना, मेरे को ये चीज़ चाहिए मतलब चाहिए, मतलब उस तरीके से होना चाहिए कि मेरे को वहाँ पे जाना है ऑडिट करने, और चाहे कितनी भी दिक्कतें आए मैं अपने प्रोसीजर अप्लाई करूँगा। दृढ़ता होनी चाहिए उसके माइंड में, है ना, ऐसा, यानी कि डाइवर्ट हो रहा है बार बार, ठीक है। तो पेशेंस होना चाहिए, अगर मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं दे रही है तो ऐसे चिल्लम चिल्ली ना करे वहाँ पे, है ना, रोना धोना ना बैठ जाए, तो पेशेंस रखे, ठीक है ला दो कोई नहीं, अपने तरीके से बात निकलवानी आनी चाहिए। क्लियर हेडनेस, उसे पता हो कि उसे क्या चाहिए, कंफ्यूजन ना हो, है ना, हमने शुरुआत में देखा था। एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, अनएम्बिगस होनी चाहिए चीज़ें, याद है वाला वर्ड। रिलायबिलिटी होनी चाहिए, लाइक रिलायबल होना चाहिए हमारा ऑडिटर, हम जिस पर भरोसा ही नहीं कर सकते उसके काम पर कैसे भरोसा कर लेंगे हम? पहले हमें उस इंसान पर भरोसा होना चाहिए, तब उसके काम पर भरोसा कर पाएंगे। कहीं ना कहीं वो उसको अपने, और वो कैसे आएगा, जब उसने प्रीवियसली कुछ अच्छे काम करे होंगे तब उसे भरोसा आएगा। तो रिलायबल होना चाहिए कहीं ना कहीं वो इंसान, हमने ऑडिटर बना करके भेज रहे हैं, ठीक है। इन शॉर्ट, ऑल दोज पर्सनल क्वालिटीज that go to make a good businessman contribute to the making of a good auditor, ठीक है, सारी पर्सनल क्वालिटीज है कहीं ना कहीं। he must have the shine of culture for attaining a great height,
साइन ऑफ कल्चर यानी कि अपने कल्चर को ऊपर रखना चाहिए। कल्चर मतलब काम के कल्चर को, वर्क एंड वर्क कल्चर को, ये नहीं कि हाँ चले गए जय श्री राम या वंदे मातरम या जो भी करने लगे वहाँ पे अपने अपने जिस जो भी कल्चर का रिलीजन का ऑडिटर है वहाँ पे चला गया और 786 पहन के चला गया, ठीक है। ही मस्ट हैव द हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटीग्रिटी, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन अच्छी है यहाँ पे पूरे क्वालिटी के अंदर। हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटीग्रिटी होनी चाहिए, बैक्ड बाय एडुकेट इंडिपेंडेंस। हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटीग्रिटी का मीनिंग क्या होता है? पहले तो इंटीग्रिटी का मीनिंग मेरे को क्लियर होना चाहिए कि इंटीग्रिटी का मीनिंग होता है। हालांकि अभी एथिक्स में इसका मतलब बहुत डिटेल में समझाया जाएगा मेरे को, जब ये चैप्टर खत्म होना चालू करेंगे आगे जाकर के। तो यहाँ पे मोटा मोटा तौर पे समझ लेते हैं हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है। हाँ, कि इतना इंटीग्रिटी हो उसके अंदर या इतनी ईमानदारी हो कि और हाईएस्ट लेवल की हो, चोर आदमी ना हो कहीं ना कहीं। और वो कैसे आएगा? जब उसके अंदर इंडिपेंडेंस होगी, एडुकेट इंडिपेंडेंस होगी, तभी तो। जब हमें पता है कि वो किसी से उसका लिंक नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं है, मैंने काटा नहीं है ऐसे, मैंने स्टार मार्क कर रहा था मैं, ठीक है। तो एडुकेट इंडिपेंडेंस यानी जितनी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए उसके पास उतनी इंडिपेंडेंस होगी, तभी हमें उसके काम पर भरोसा रहेगा कि उसने अपना काम ईमानदारी लॉयल्टी से काम करा होगा, नहीं तो हमें उस पर भरोसा ही नहीं होगा। क्या बात है, ठीक है। द ऑडिटर हु होल्ड्स द पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। ऑडिटर होल्ड द पोजीशन ऑफ ट्रस्ट। ऑब्वियसली हमारा जो ऑडिटर है वो ट्रस्ट की पोजीशन होल्ड कर रहा है। ट्रस्ट मतलब कि जिस पर भरोसा कर रहे हैं लोग, तो कहीं ना कहीं मस्ट हैव द बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। तो उसके पास कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट और पर्सनल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग तो होनी चाहिए, साथ साथ पर्सनल स्किल जो ऊपर बताई वो भी होनी चाहिए। और ये सारी खूबियां किसके अंदर होती हैं? पर्सनल स्किल तो तुम्हें मिल जाएंगे आमतौर पर बहुत लोगों में, बट प्रोफेशनल ट्रेनिंग और प्रोफेशनल स्किल कहाँ से मिलती है लोगों को? जब तुम सीए करते हो, अपने 2 साल की ट्रेनिंग करोगे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, तो वहाँ पे तुम्हें सिखाया जाएगा प्रोफेशनली काम करना, प्रोफेशनली ट्रेंड किया जाएगा, तो वो सब होता है उसके अंदर। एजुकेशन तो तुम ले ही रहे हो, ठीक है, और ट्रेन करके और एजुकेशन मिलेगी। तो ही इज कॉल्ड अपॉन अ कॉन्स्टेंटली टू क्रिटिकली रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इट इज ऑब्वियसली यूजलेस फॉर हिम टू अटेम्प्ट द टास्क अनलेस हिज ओन नॉलेज इज दैट ऑफ एन एक्सपर्ट, ठीक। मतलब कि क्या है, वो क्रिटिकली रिव्यू करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो तभी तो समझ पाएगा, तभी तो क्या कर पाएगा, सही से पहचान पाएगा क्या है क्या नहीं लिखा है। जब वो उतना ही सक्षम नहीं, उसको खुद ही नहीं अकाउंटिंग की नॉलेज है, उसे खुद ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में या इंडेक्स के बारे में नहीं पता है, तो वो कैसे पहचानेगा क्या चीज़ होनी चाहिए और क्या हुई है? तो फिर तो मिस स्टेटमेंट आ जाएगी ना। तो उसको क्या होना चाहिए, इतना इवेल्युएशन की पावर उसके पास होनी चाहिए, इतना एनालिटिकल माइंड होना चाहिए कि वो क्या कर सके, उसको क्रिटिकली एग्जामिन या रिव्यू कर सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ठीक है। एग्जॉस्टिव नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग ऑब्वियसली ऑल ब्रांच, ठीक है, इज द सिने क्वा नॉन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग। ये वर्ड बहुत ही बढ़िया है, ये टेक्निकल वर्ड है, इटालियन वर्ड है ये, है ना। तो इसका मीनिंग क्या, पहले पूरा पढ़ लेते हैं फिर इसका मतलब देख लेंगे, ठीक है। ही मस्ट नो थॉरोली ऑल अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, यानी क्या होना चाहिए उसके पास, एक सेकेंड, हाँ, उसके पास सारे, एक मिनट, यहाँ पे कुछ चल रहा है सही से, कुछ एरर तो नहीं आ रही? एक मिनट रुकना जरा। हम्म 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 हम्म। ठीक है, ओके। तो हाँ, हम कहाँ थे, हम लास्ट पॉइंट पढ़ रहे थे ना, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। आजा, क्या था इसके अंदर, ही मस्ट हैव एग्जॉस्टिव नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, उसके पास अकाउंटिंग की एग्जॉस्टिव नॉलेज होनी चाहिए, जो कि तुम लेते ही हो, अकाउंटिंग की नॉलेज अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना। अभी इंटर में भी पढ़ा एडवांस अकाउंटिंग, फाइनल में पढ़ोगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के नाम से, तो अलग अलग ब्रांचेस की नॉलेज होनी चाहिए। लाइक सिने क्वा नॉन का मीनिंग क्या है, कि जो ज़रूरी है, कहीं ना कहीं ज़रूरी बोले तो अटमोस्ट नेसेसिटी, ये मतलब है इसका, ठीक है, और वो मतलब नहीं है। तो ये मेरी क्वालिटीज़ थी, बस एक बार रीड आउट करके भी छोड़ दोगे तो याद रह जाएगा। मतलब इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड था अगर कहीं से मुझे मिला है तो ये वाला वर्ड मिला है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंट, हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटीग्रिटी होनी चाहिए। और वो कैसे मिलेगी, बैक कौन करेगा उसको, उसकी इंडिपेंडेंस, उसी के जरिए हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस आएगी। तो बाकी तो सब पर्सनल और एज ए फुदू पॉइंट थे, नॉट सो रेलिवेंट, ठीक है। और क्वालिटीज़ लिख लेते हैं।
बी कैटेगरी है ना, मैंने बोल तो दिया इसीलिए। हाँ, ज़्यादातर एग्जाम जो होता है ए और बी कैटेगरी से ही आ जाता है। अब ए बी और सी कैटेगरी का मतलब ये नहीं होता कि कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, मतलब वेटेज के हिसाब से होता है कि आईसीआई की वेटेज किस में ज़्यादा है। ए कैटेगरी मतलब हो सकता है सिर्फ 5-6 चैप्टर हों, बट उनमें से आ जाएगा 50-60 नंबर का, तो ऑटोमेटिकली ए कैटेगरी के चैप्टर हो गए। बी कैटेगरी होगा मतलब हो सकता है उसमें 4-5 चैप्टर हो, उसमें से आएगा 25-30-35 नंबर का बी कैटेगरी। सी कैटेगरी ऑफ चैप्टर वो चैप्टर होता है आता ही कम मार्क्स का है, लाइक 15-20-10 नंबर का, तो वो सबसे लास्ट में पढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से रिवीजन के टाइम पे, क्योंकि जब पढ़ते समय तो हो सकता है कि उसका लिंकेज हो आपस में कहीं इधर उधर उधर, तो पढ़ते समय तो जो सीक्वेंस होता है उस सीक्वेंस में लिंक के साथ ही पढ़नी चाहिए चैप्टर्स को। बट जब रिवाइज कर रहे हैं रिवीजन के टाइम पे हमें पता होना चाहिए कि कौन सा ए कैटेगरी, कौन सा बी, कौन सा सी। तो ए और बी कैटेगरी और मेरे अच्छे हो गए तो मेरा 120 में से इजीली पेपर तो कवर हो गया, 90-100 नंबर का, 90-95 नंबर का, बस बहुत है। और क्या चाहिए जीवन में, इतना बहुत है, उतना ही है, और कितने की चाहिए था। और एक बार ये इसलिए लिख लेते हैं इसको, क्योंकि बी कैटेगरी है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह तो आईसीआई खेल कर ही सकता है। और हालांकि ये तो हमने कल पढ़ा ही था, इसको डिटेल में आज देखना है सारी चीज़ों को एक बार, बस यही बचा है लास्ट को पॉइंट जो है इसको देखना है। तो क्वालिटीज़ में अभी हमने अगर ध्यान से पढ़े तो उसने हमें कहीं ना कहीं क्वालिटीज़ ऑफ ऑडिटर को 2 पार्ट में डिवाइड करके बताया है मेरे ख्याल से। एक में उसने बताया पर्सनल स्किल होनी चाहिए, और एक में टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया उसने, है ना। एक में कुछ पर्सनल क्वालिटीज़ बताई हैं और एक साइड उसने टेक्निकल बताई हैं, ठीक है। पर्सनल के अंदर जो ह्यूमन क्वालिटीज़ है वो आ जाएंगी मेनली, जो टैक्ट और शुरुआत की पढ़ी थी हमने, जजमेंट वगैरह, वो इसके अंदर आ जाएंगी। तो इसके अंदर वो सारी बातें लिख लेते हैं, ठीक है। क्या क्या था, इंटीग्रिटी होनी चाहिए भाई के पास, टैक्ट, ठीक है। साउंड नॉलेज, साउंड लिखा है, सही से लिख दें क्या, और हैप्पी।
तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट हमने ये वाला कलर दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, स्काई ब्लू, ठीक है। तो किस किस की नॉलेज होगी टेक्निकल पॉइंट पे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह की, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है मेरे, उन सबकी नॉलेज होनी चाहिए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो ये तरीके से मेरा क्वालिटी वाला पॉइंट फिनिश हो जाता है। अब आगे चलते हैं। अब बस कुछ बातें बची हैं इस चैप्टर के अंदर। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब वापस चलते हैं नोट्स पे। कीबोर्ड किधर गया? आइए, अब देखो, अब तुम्हें लगेगा कि हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। इंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड एंड ओवरव्यू। अब ओवरव्यू है जो हमने इंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल, अभी हमने क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड के बारे में बात नहीं करी है, अभी हम सिर्फ इंगेजमेंट स्टैंडर्ड के बारे में बात करी है, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था कल? हमने एसेस के बारे में पढ़ा था। एसेस किस पर अप्लाई होते हैं? ऑडिटिंग पर। विच अप्लाई इन ऑडिट ऑफ हिस्टोरिक, किस पर? वो भी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी करनी है इसके ऊपर, ठीक है। एसआरईज, स्टैंड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, ये अप्लाई किस पर होते हैं? रिव्यू ऑफ, ये भी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अप्लाई होते हैं, बट ये क्या करते हैं? ये रिव्यू के लिए काम आते हैं, ठीक है। तो दो फर्क है, एक तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दो तरीके का एश्योरेंस होता है, एक तो ऑडिट के काम आता है और एक रिव्यू के। जो ऑडिट में आता है वो एसेज होते हैं और जो रिव्यू में आता है उन्हें एसआरईज बोलते हैं। सिंपल, सीधी सीधी बात, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, ये भी एश्योरेंस एंगेजमेंट है, बट विच अप्लाई इन एश्योरेंस अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अलावा जो भी चीज़ों पर तुम एश्योरेंस दे रहे हो वो इसके अंदर आएगा। जैसे अगर तुम प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे दे रहे हो अगर, तो वो इसके अंदर आ जाएगा, लाइक प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर, ठीक है। या फिर अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पर अगर कुछ एश्योरेंस दे रहे हो तो इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर चीज आती है। स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस, ये है रिलेटेड सर्विस पर। बोले तो रिलेटेड सर्विस मतलब तुम अश्योरेंस, इसमें हम अश्योरेंस नहीं देते हैं किसी को भी, इसमें हम सिर्फ काम करते हैं। मानो कि हम अश्योरेंस के अलावा हमें कोई और हमारी डीलिंग हुई है क्लाइंट के साथ कि कुछ काम करने के पैसे मिल रहे हैं हमें, लाइक रिटर्न फाइल कर दी, कंपाइलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स कर दिए, तो वो इसके अंदर आ जाता है, ठीक। लाइक एग्रीड, और हम क्या हुए? अप्लाई इन एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स टू इन्फॉर्मेशन कंपाइलेशन एंगेजमेंट एंड अदर रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट, ठीक है। अदर रिलेटेड सर्विस में क्या आ गया तुम्हारे? रिटर्न फाइल कर दी वगैरह, है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर कर दिए, कंपाइल करवा दी, वो सब चीज़ इसके अंदर रहती है। द पर्पज ऑफ इशू ऑफ दीज स्टैंडर्ड इज टू एस्टैब्लिश हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड। इनका पर्पज क्या था कि हमें क्या करना है कि जो भी ऑडिटर ऑडिट कर रहा है वो क्या करे? हाई क्वालिटी काम करे, उसके काम में एकदम
क्वालिटी नजर आनी चाहिए एकदम, वो भी टॉप क्लास क्वालिटी आनी चाहिए, छोटी मोटी क्वालिटी ना हो। तो हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड गाइडेंस इन द एरियाज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट एंड अदर टाइप ऑफ अश्योरेंस सर्विस। ठीक है, तो एक तरीके से गाइडेंस का काम भी करते हैं हमारे बेचारे ऑडिटर के लिए कि कैसे काम करना है, क्या काम करना है, तो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ओके, अब एसेस के बारे में बात करेगा, अब ये पढ़ना है हमें, पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर केस स्टडी करेंगे इसके ऊपर, बढ़िया मज़ेदार केस स्टडी, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलो। तो एसेस के बारे, अब देखो मजे की बात पता है क्या, ये इतना सारा लिखा है, बट आईसीआई बच्चों को पागल बनाता है। जो चीज एक लाइन में कह के खत्म हो सकती है या 2 लाइन में कह के खत्म हो सकती है, आईसीआई तुम्हें यह सिखा रहा है कि अगर तुम्हें आंसर आता है और तुम्हें उस आंसर की 2 लाइन नहीं आती हैं, तो तुम उस आंसर को घुमा घुमा के कितना बड़ा कर सकते हो। देखना एक ही बात को कितने अलग अलग तौर तरीके से बताएगा ये, तो मजा आ जाएगा देख कैसे आंसर को बड़ा किया जाता है। आओ सीखें। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग अप्लाई इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिट। तुम बताना कुछ भी ऐसा हो जो हमने ना पढ़ा हो, जो हमें ना पता हो अभी तक। ठीक है, देख लेते हैं किस पर अप्लाई होता है, ऑडिट पर। समझ आ गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर, कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एसेज अप्लाई इन ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, कोई नई बात तो नहीं, ये भी नहीं है। दीज एस्टैब्लिश हाई क्वालिटी बेंचमार्क आर फॉलोड बाय ऑडिटर इन कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ऊपर क्या बोलता है इसने, ऐसे अप्लाई होते हैं ऑडिट पर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, जो कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर करेगा। नीचे क्या बोल दिया, ये फॉलो करेगा ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंडक्ट करते समय उसका ऑडिट। मतलब पहले कान ऐसे पकड़ लिया, फिर कान ऐसे पकड़ लिया, ऐसे मजे कर रहा है हमारे साथ। अब देखो आगे तो और ही मजे आएंगे। स्टैंडर्ड ऑडिटिंग हैव बीन इशूड ऑन वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ इशूज। ये एक लाइन है ना, स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्या होता है ना, कोई नहीं गलती बोल दोगे क्या हो जाएगा इससे ज्यादा। कैटर करना लाइट, अच्छा साइंस नहीं पढ़ रहे हैं हम फिलहाल तो। लाइक एरिया कह सकते हो एक तरीके से ना, एरियाज ऑफ इशूज, बहुत सारे इशूज के एरिया को समझिए। आगे लिखा ना, फील्ड इन द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग रेंजिंग फ्रॉम ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आइडेंटिफाइंग असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। हालांकि ये सारे चैप्टर के नाम है, ये सारे में पढ़ने आगे जाकर चैप्टर। तो वही बताइए कि क्या क्या एसेस के अंदर कहाँ पे गाइडेंस दी गई है, कितना वाइड एरिया है हमारे लिए। तो क्या क्या है देखो, दोबारा पढ़ लो। इंडिपेंडेंट ऑडिटर का तो काम है ही ऑब्जेक्टिव, हमने पढ़ते आ रहे हैं ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऐसे 200 के हिसाब से, है ना। फिर ऑडिट का डॉक्यूमेंटेशन करना है मेरे को, ऐसे 230 के हिसाब से बताएगा, अभी 230 के हिसाब से काम करना है मेरे को। प्लानिंग करनी है, मैंने बताया था प्रोसीजर होता है, इंगेजमेंट होगा, फिर हम घर बैठ के ऑफिस बैठ के प्लानिंग करेंगे, टीम को डिसाइड करेंगे, तो प्लानिंग कैसे करनी वो भी बताएगा। ठीक है, ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना है, ऑडिट का सैम्पलिंग करना है, वो सब आएगा। आइडेंटिफाइंग असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई करना है और असेस करना है, कोई ऐसा रिस्क तो नहीं है जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो, उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट वर्ड जो लिखा है, ठीक है, ये जो वर्ड लिखा है, ये इतना बड़ा वर्ड जो है बार बार आएगा हमारे जीवन में, तो क्यों ना हम इसको शॉर्ट में प्यार से कुछ घर का नाम दे दे अपने लिए, दे दें कुछ, क्या नाम दे सकते हैं इसको, क्या लगता है? RMS। मेटेरियल मिस स्टेटमेंट तो मान लिया MM हो गया, मतलब MMS हो गया था, तो इसको मैं प्यार से बोल सकता हूँ, इसे अलग से ही पहचान जाए, इसे रोम्स बोल दूँ, चलो रोम बोल देते हैं, है ना। रोम भाइयों, तो रोम हो गया ये, ठीक है, रोमम हो गया लेकिन ये, ठीक है, रोम सारे अन्य, ठीक है। तो फिर उसके बाद ऑडिट सैम्पलिंग, ऑडिट एविडेंस एंड फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग, ये सारे स्टैंडर्ड के हिसाब से मेरे को कार्यक्रम करने अपने, आगे सब बताएगा मेरे को। दीज कवर ऑल सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये ऐसे जो है वो सारे सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट को कवर करते हैं मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। कुछ एसेस के नाम दिए गए हैं, नाम और नंबर दिए गए हैं, हालांकि इसके अलावा और भी हैं, बट अभी यहाँ पे एक ओवरव्यू दिया हुआ है। तो ऐसे 200 हमने पढ़ लिया फिलहाल, तो जिसने कहा था ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बताया हमारे इंडिपेंडेंट ऑडिटर का, ठीक है। ऐसे 230 और डॉक्यूमेंटेशन, ऐसे 315 इसमें आइडेंटिफाई एंड असेस करेंगे रोमम को, है ना, थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट, ये 315 का नाम है। 500 में क्या है बताया, तो ऑडिट एविडेंस की पूरी सीरीज है। 700 के अंदर पूरा फॉर्मिंग ऑफ ओपिनियन, रिपोर्टिंग वगैरह में बताया जाएगा, तो 700 की सीरीज पढ़ेंगे आगे जाकर के। तो ये कुछ मेरे एसेस के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। फिर SREs जो कि रिव्यू पर एप्लीकेबल होते हैं। अब देखो यहाँ पे भी सेम चीज करेगा, पहले एक बात बोल देगा, फिर उस बात को दूसरे ढंग से बोलेगा, तो आंसर को बड़ा कैसे बनाया जाए, इट्स ऑल अबाउट दिस, ठीक है। देखो स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट अप्लाई इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वहां पे क्या था, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये किस पे, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है।
वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट रिव्यू इज लिमिटेड अश्योरेंस, हमने भी पढ़ लिया है। तो रिव्यू में क्या होता है? लिमिटेड अश्योरेंस, कितना मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस होता है, एंड प्रोवाइड अश्योरेंस विच इज लोअर देन द प्रोवाइड बाय ऑडिट, ऑब्वियसली लोअर होता है, ठीक है। इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द रिव्यू इन्वॉल्व फ्यूअर प्रोसीजर, क्योंकि इसमें फ्यूअर प्रोसीजर अप्लाई करने हैं एज कम्पेयर टू, और में ज़्यादा डिटेल में मुझे प्रोसीजर को अप्लाई करना पड़ेगा, ज़्यादा एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पे मुझे कम अश्योरेंस देना है तो मैं कम एविडेंस और कम प्रोसीजर से भी वो अपना ओपिनियन बना सकता हूँ। सिंस आर रिव्यू ऑल्सो प्रोवाइड अश्योरेंस टू यूजर, हाँ लेकिन अश्योरेंस तो यहाँ भी दे रहे हैं, है ना। तो इट ऑल्सो इन्वॉल्व ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस, क्योंकि आप अगर अश्योरेंस दे रहे हो, किसी को आप भरोसा दिला रहे हैं, चाहे कम भरोसा ही दिला रहे हो, बट उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? कहीं ना कहीं एविडेंस इकट्ठे करने पड़ेंगे। बिना एविडेंस के भरोसा कैसे दिलाऊंगा? नहीं दिला पाऊंगा, चाहे कम लेवल का भरोसा होगा, बट सबूत तो होना जरूरी है ना। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ऑडिटर परफॉर्म रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी, इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? हाँ, जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है वो तो कंप्लीट होती है। इंटरिम का मतलब होता है जो कंप्लीट ईयर के नहीं है, हो सकता है फर्स्ट क्वार्टर के हो सकता है दो क्वार्टर के हो, 3 क्वार्टर के हो, बट कंप्लीट ईयर के नहीं है तो इंटरिम, ठीक है, या हाफ ईयरली हो, कैसे भी हो सकता है। एसआरईज के कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, एसआरई 2400 2410। 2400 में क्या बताया गया? इंगेजमेंट टू रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ क्या बताया गया? रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन परफॉर्म बाय द इंडिपेंडेंट ऑडिटर। भाई तो मतलब ये नाम है, ये हमें पढ़ने नहीं है, टेंशन मतलब इस चीज़ की, ठीक है। लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है, दोनों ही चाहे एसए हो या एसआरईज हो, दोनों में ही इंगेजमेंट जो होता है वो किसके लिए होता है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए होता है, बात तो पता है। फिर एसएई, एसएई बस एसएई, ठीक है, एसएई ये किसके ऊपर काम करते हैं? ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन काम नहीं करेंगे, ये अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन काम करेंगे, ठीक है। हाँ अश्योरेंस तो यहाँ भी होगी, बट यहाँ पे जो अश्योरेंस होगी प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी, ठीक है, ऐसा है। देयर इज अनदर सेट ऑफ स्टैंडर्ड व्हिच अप्लाई इन अश्योरेंस एंगेजमेंट डीलिंग विद सब्जेक्ट मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अदर देन, हाँ यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो कैसी है? अदर देन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वाली, नहीं हिस्टोरिकल वाली नहीं है। सच अश्योरेंस एंगेजमेंट डू नॉट इंक्लूड ऑडिट एंड और रिव्यू, यहाँ पे ना तो हम ऑडिट कर रहे हैं ना रिव्यू कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। किसका? वो भी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। दीज स्टैंडर्ड नोन एज अश्योरेंस एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड अश्योरेंस एंगेजमेंट, ऐसे ही है ये बस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अश्योरेंस एंगेजमेंट रिलेटिंग टू एग्जाम ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एग्जाम्पल के वही प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। इन सच टाइप ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट एग्जामिनेशन इज नॉट ऑफ हिस्टोरिकल, देख फिर रिपीट हो गया, नहीं हो गया, गलत बात नहीं है इनकी, ये बार परेशान कर रहे हैं हमें। रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग अश्योरेंस रिगार्डिंग नॉन फाइनेंशियल मैटर लाइक डिजाइनिंग एंड ऑपरेटिंग इंटरनल कंट्रोल एंटिटी, ठीक है। इंटरनल उसके लिए भी हो सकता है, हमने देखा अभी लिखा भी था, ऊपर ही लिख दिया था तो हमने। इसके लिए क्या क्या एग्जाम्पल आ गए? ऐसे ये क्या एग्जाम्पल? ऐसे 3400 एग्जाम जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ऐसे 3420 इसके अंदर क्या होगा? रिपोर्ट ऑन द कंपाइलेशन ऑफ प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है, लाइक प्रोफॉर्मा जो होता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का। फिर आता है एसआरएस, इसके अंदर क्या होने वाला है? रिलेटेड सर्विसेज, ये कोई अश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है यहाँ पर, एसआरएस में अश्योरेंस नहीं होता, एसआरएस में हम सिर्फ काम करते हैं, हाँ उनके साथ हमारा कुछ एग्रीमेंट हुआ है, हम किसी काम के लिए एग्री हुए हैं, हम काम करके छोड़ देंगे ना, हम उन्हें भरोसा नहीं दिला रहे हैं किसी को भी। हम रिटर्न फाइल करते हैं, हम कोई भरोसा थोड़ी दिला रहे हैं कि हाँ रिटर्न फाइल हो गई, जाओ तुम बहुत भरोसा कर लो इन पे ना, रिटर्न फाइल करिए, इन्हें पैसे दिए, हमने काम कर दिया, बस ये बात है इसके अंदर। लास्टली देयर आर स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज, दीज स्टैंडर्ड अप्लाई इन एंगेजमेंट टू परफॉर्म एग्रीड अपॉन प्रोसीजर रिगार्डिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, हम एग्री हुए हैं किसी ना किसी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के प्रोसीजर पर काम करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे इस परफॉर्म एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में रिक्वायर द ऑडिटर टू परफॉर्म सर्टेन प्रोसीजर कंसर्निंग इंडिविजुअल आइटम ऑफ फाइनेंशियल डाटा, किसी इंडिविजुअल आइटम ऑफ फाइनेंशियल डाटा पे एग्री हुए हैं, लाइक अकाउंट्स पेबल, अकाउंट रिसीवेबल, परचेज फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज एंड सेल्स प्रॉफिट इंगेज ऑफ अ सेगमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कंप्लीट ऑफ फाइनेंशियल, मतलब ये सब काम करने के लिए इन सब चीज़ों पर। जुड़ सकता है, बिल्कुल जुड़ेगा। तो अब तुम जनता को थोड़ी बताओगे कि तुम ही उनका टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो। जो हम लोग काम करते हैं मीडियोकर फर्म्स जो होती हैं, वहाँ पे क्या हो रहा होता है? मोस्टली यही हो रहा होता है कि
जो क्लाइंट का सारा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं अल्टीमेटली वही ऑडिट कर रहे हैं। तुम अगर मीडियोकर फर्म में जाओगे तो वहां पे जो आर्टिकल है वही अकाउंटिंग कर रहे हैं, वही लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, वही लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं, वही लोग टीडीएस रिटर्न फाइल कर रहे हैं, वही लोग एट द एंड जाकर के ऑडिट भी कर रहे हैं। बट सर्टेनली क्या होता है कि जो ऑडिट होता है फिर वो मानो कि हमारे ऑफिस में 5 आर्टिकल हैं और 2 सी हैं, तो अब 5 आर्टिकल हैं, उनमें से एक कंपनी का कारोबार मेरे ऊपर है पूरा का पूरा, तो उस कंपनी की अकाउंटिंग रिटर्न वगैरह मैंने फाइल करी हुई है। लेकिन जब ऑडिट होगा तो ऑडिट मैं नहीं करूंगा, उसका दूसरा बंदा करेगा। हालांकि ये भी अप्लाई नहीं है पहली बात तो, क्योंकि फर्म तो पूरी एक ही है, ये भी नहीं होता है, लेकिन इन रियलिटी इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड यही होता है। ना इसकी जरूरत नहीं है, हम तो क्लाइंट खुद कर रहा है। एथिकली एथिक्स तो पढ़ना है फिर मुझे इसके बाद ठीक है, कि एथिकली क्या क्या चीजें बताई गई हैं, एक बार पता चले कि क्या क्या एथिकल है मेरे लिए, फिर तोड़ने में मजा आएगा ना। जब मुझे पता होगा रूल क्या है तभी से उन्हें तोड़ पाऊंगा, जब तक मुझे पता ही नहीं ये रूल अच्छा ये तोड़ना, अरे हाँ ये तो ऐसे तोड़ देंगे ना, क्या दिक्कत है। इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड मीडियोकर फॉर्म में ज्यादा होता है मोस्टली, और सब जगह ही होता है बड़े इजीली। रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो अब भाई तुम्हारे पास अकाउंटिंग की फीस अलग देगा वो क्लाइंट, टैक्स की रिटर्न की फीस अलग देगा, आरओसी की फीस अलग देगा, उसके जो फॉर्म्स वगैरह फाइल करने होते हैं उसकी फीस अलग, ऑडिट की फीस अलग लोगे। तो एक क्लाइंट से तुम्हें इतनी फीस मिल रही है, उसको जाने दोगे किसी और के पास? नहीं। बस चोर वही है जो पकड़ा गया, अल्टीमेटली क्रिमिनल तो वही है ना, इसकी सजा तय हो गई है, जो इसका प्रूफ हो गया। जब तक नहीं है, लेकिन होता है इस तरीके से पता नहीं चलता है, कहीं पर मेंशन नहीं है ना कि कौन कर रहा है अकाउंटिंग, मैंने करी है तुमने करी है, बस बताइए ऑडिट रिपोर्ट इसने साइन करी है। हालांकि पढ़ेंगे 5 साल बाद वो चेंज होता रहता है, कूलिंग पीरियड होता है 5 साल का, उस हिसाब से कि ऑडिट 5 साल में चेंज करना होता है अकॉर्डिंगली। लेकिन वो भी इस हिसाब से चेंज होता है कि ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, कि अभी मैं कर रहा हूँ फिर मेरा ही कोई जानने वाला रिलेटिव के पास मैं भेज दूंगा तुम्हें, अब इससे करवा लो 1 साल फिर आ जाना मेरे पास, ठीक है ना। ये सिस्टम है और क्या, बस यही है सिस्टम है, ठीक है। आ जाओ यार, एंड एंगेजमेंट तो जो हम पढ़ रहे हैं तो किताबी बातें है ना, किताबी बातें अगर प्रैक्टिकल दुनिया में अप्लाई हो जाएंगी फिर तो संसार कैसे चलेगा। किताबों में तो कितना कुछ लिखा गया है कि चीज़ ऐसी होनी चाहिए, चीज़ वैसी होनी चाहिए, बट क्या वैसा होता है ना। हम तो कितने छोटे छोटे रूल तोड़ देते हैं जो किताबों में लिखे हुए हैं, बेसिक रेड लाइट को नहीं मानते हैं तो बहुत बड़ी बात हो गई। फिर भी यहाँ तो पैसा ही मिल रहा है, वहाँ तो पढ़ के तो पैसा जाएगा उल्टा। आ जाओ, एंगेजमेंट इन विच प्रैक्टिशनर मे बी कॉल्ड अपॉन टू असिस्ट मैनेजमेंट विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये यहाँ पे एसआरएस में क्या एंगेजमेंट हुआ है, हो सकता है कि प्रैक्टिशनर जो है वो असिस्ट कर रहा है मैनेजमेंट को किस चीज के लिए, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए, विदाउट ऑब्टेनिंग अश्योरेंस ऑन द इन्फॉर्मेशन, ठीक है, बिना अश्योरेंस ऑब्टेन करे हेल्प कर रहा है कि चलो फाइनेंशियल में ऐसे बना लो, वैसे बना लो, ऐसे बना लो, ठीक है। बस रिलेटेड सर्विस में आ जाएगा, वाला काम जो तुमने बताया अभी वो सब रिलेटेड सर्विस में आ जाएगा, ठीक है। Such type of compilation engagement fall in the category of related service law, ठीक है। And practitioner issue a report clearly stating that it is not an assurance engagement and no opinion expressed, ठीक है। जो एसआरएस में ऑडिटर खुद चिल्ला चिल्ला के बताएगा कि ये कोई अश्योरेंस नहीं है, मैं यहाँ पे कोई अश्योरिटी या ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, बस ये वाली बात है। तो एग्जाम्पल बताएगा, हालांकि पढ़ने मेरे को है नहीं है, ठीक है। 4400 और 4410 कंपाइलेशन का है और ये किसका, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। याद नहीं भी करो तो चलेगा, मुझे एसेस पता होना चाहिए, एसेस के नाम और नंबर याद करने चाहिए, बाकी मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है। इट इज टू बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट ऑल द अबव स्टैंडर्ड वेदर इट इज एसए, एसआरईज, एसएई और एसआरएस आर कलेक्टिवली नोन एज द एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। अगर इन सबको एक लाइन में या एक वर्ड में बोला जाए तो क्या बोल सकते हैं, इट इज ऑल आ एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। क्लियर, ठीक है, ओके। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड इशूड अंडर द अथॉरिटी ऑफ काउंसिल ऑफ आईसीआई, डील विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर एंड प्रैक्टिशनर। इशू कौन करता है, हम ही लोग इशू कर रहे हैं, बस क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये वाली बात है। अच्छा, अब एक होता है एसक्यूसी, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। अब मजे की बात है, हमने कल एक चार्ट बनाया था, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, इसी में मुझे लिखना चाहिए, ठीक है। वेदर इट इज एसए, वेदर इट इज एसआरई, वेदर इट इज एसएई और वेदर इट इज एसआरएस, चाहे मैं कोई सा भी काम करूं, चाहे मैं ये करूं, चाहे मैं ये करूं, चाहे मैं ये करूं, मैं कुछ भी कर रहा हूं, मुझे एक बात को तो विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे हर काम में क्या होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए।
क्वालिटी एज पर एसक्यूसी, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल के कुछ स्टैंडर्ड है, चाहे मैं इंगेजमेंट स्टैंडर्ड परफॉर्म करूं, चाहे मैं रिव्यू वाला करूं, या मैं ऐसे ही करूं, या मैं रिलेटेड सर्विस दूं, या मैं ऑडिट करूं, तो मेरे हर टाइप के वर्क में क्वालिटी झलकनी चाहिए। और क्वालिटी भी कैसी, जैसी बताई गई है स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल के अंदर। और मुझे एक ही पढ़ना है SQC 1 बस, ठीक है। SQC 1 ही मेरे काम का है, मुझे वही पढ़ाया जाएगा, और ज़्यादा मेरे कोर्स में है भी नहीं, मुझे ज़्यादा सोचना भी नहीं है उसके बारे में, ठीक है। चलो, तो ये दिया गया है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये जो चार्ट कल बनाया था उसके नीचे ये लिख करके करना कि सब पे एप्लीकेबल होता है ये, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है कि SQC जो है क्या वो सिर्फ ऑडिट करते समय अप्लाई होगा, चारों में अप्लाई होगा, चाहे कोई भी सर्विस दो, एवरीवेयर विल बी योर SQC अवेलेबल, ठीक है। तो ये हो जाता है मेरा। अब मुझे ये पढ़ लेना चाहिए क्योंकि मैंने समझ लिया है इसको, तो इसे पढ़ेंगे और फिनिश करेंगे। फटाक से इसको लिख के दो। हाँ जी, चलो अब चलते हैं SQC पढ़ने। तो स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, SQCs have been issued to establish standard and provide guidance regarding a firm's responsibility for its system of quality control for the conduct of an audit and review of historical financial information and for other assurance and related service engagement। चारों आ गए इसके अंदर मेरे, ऑडिट वाला भी आ गया हिस्सा, एसएस वाला, SRE वाला आ गया, यहाँ पे फिर अदर अश्योरेंस यानी SAE वाला आ गया, और लास्ट में रिलेटेड सर्विस वाला भी। सारे एस्पेक्ट मेरे कवर हो गए। तो सब में सबके लिए गाइडेंस देगा कि आपको कोई भी परफॉर्मेंस करनी है तो आपको इस क्वालिटी के स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो SQC 1 हैज बीन इशूड इन दिस रिगार्ड। तो ये सब समझाने के लिए मुझे क्या इशू किया गया है ICAI की तरफ से, SQC 1 इशू किया गया है, ठीक है। It requires auditors या practitioner to establish system of quality control so that firm and its personnel comply with the professional standard and regulatory and legal requirement and report issued are appropriate। यानी कि आप कोई भी काम करो तो क्या होना चाहिए उसमें, क्वालिटी कंट्रोल जो आपका सिस्टम है, जो आपका सिस्टम फॉलो कर रखा है वो सारे आपके इसके अंदर क्वालिटी वाइज होनी चाहिए। लाइक जैसे अगर आर्टिकलशिप में अगर जाओगे तो वहाँ पे बताया गया है कि क्वालिटी कैसे मेंटेन की जाए सिस्टम के अंदर, तो वहाँ पे आर्टिकल का टाइम बताया गया कि आर्टिकल को कितने टाइम सुबह कितने बजे से पहले आना है और शाम को कितने बजे के बाद जाना चाहिए, तब प्रॉपर तुम्हें काम करने के लिए सक्षम माने जाओगे। प्रॉपर इतना टाइम डिवोट करोगे तब एक सही क्वालिटी आएगी। तो उसका लाइक 10 से 6 मान लो कि सुबह 10 बजे के बाद आने का कोई फ़ायदा नहीं है, और शाम को एटलीस्ट 6 बजे तक तो रुकना ज़रूरी है। तो ये बताया गया, बाकायदा लिखा गया है, इसके ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं कि स्टाइपेंड वगैरह के बारे में लिखा गया है, अटेंडेंस शीट होनी चाहिए, तुम जहाँ पे आर्टिकलशिप करोगे वहाँ पे क्या होना चाहिए, तुम्हारी वर्क डायरी मेंटेन होनी चाहिए कि तुमने पर डे क्या क्या काम करा, वो सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए। तो सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो वही चीज़ें इसका जैसे क्वालिटी मेंटेन होगी, क्वालिटी इंप्रूव होगी, इन्हांस होगी, और एक स्टैंडर्ड क्वालिटी रहेगी, ठीक है। ये सब होता है, रियलिटी में होता है। ये जब तुम काम करोगे तो वहाँ पे बताया जाए, तुम्हारी एक वर्क डायरी होगी जहाँ तुम डे वाइज डेट वाइज लिखोगे कि आज इस डेट को मैंने ये काम करे हैं, आज इस डेट को मैंने ये काम करा है, प्रॉपर होगा, ऐसा होता है, ठीक है। इट्स बेसिक ऑब्जेक्टिव इज दैट वाइल रेंडरिंग सर्विस टू विच इंगेजमेंट स्टैंडर्ड अप्लाई, कि इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब तुम कोई सर्विस दे रहे हो तो कौन सा इंगेजमेंट स्टैंडर्ड अप्लाई हो रहा है। देयर शुड बी अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल विद इन अ फर्म टू इंश्योर कंप्लाइंग विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड लीगल रिक्वायरमेंट। आपको प्रोफेशनली कंप्लाई करना है स्टैंडर्ड को, लीगली कंप्लाई करना है, तो आपको पता तो हो कि आपको किसके जैसा कंप्लाई करना है, किसकी तरह स्टैंडर्ड बनाने हैं, किसकी तरह क्वालिटी होनी चाहिए। तो जब तक कोई रूल्स या गाइडलाइन नहीं होगी तो कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे उसको कंप्लीट फुलफिल कर पाएंगे चीज़ों को। एक बेंचमार्क तो होना जरूरी है ना, तो क्वालिटी का बेंचमार्क SQC 1 में मुझे मिल जाता है। तो यहाँ से मेरे गाइडेंस मिलती है और यहाँ से मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंश्योर इशूइंग ऑफ एप्रोप्रिएट रिपोर्ट इन इट सर्कमस्टेंस। हाँ, तो उसके हिसाब से रिपोर्ट बताइए किस हिसाब से रिपोर्ट बनानी चाहिए। हमने देखी थी रिपोर्ट, तो क्या है वो क्वालिटी थी ना उस रिपोर्ट में, प्रॉपर लग रहा था देखने में, हाँ एक अच्छी बड़ी कंपनी की रिपोर्ट है और एक अच्छे क्वालिटी ऑडिटर ने उसको बनाया है, हाँ देख के लग रहा था। तो लाइक इसी तरीके से कहाँ चलता है, इसी SQC से पता चलता है। फर्दर इट इज ऑल्सो टू बी रिमेंबर दैट SQC आर टू बी अप्लाइड फॉर ऑल सर्विस। हाँ, ये तो हमने शुरुआत इससे करी थी, सारी सर्विस अप्लाई होता है, चाहे SA वाली हो,
चाहे रिव्यू वाली सर्विस हो या ऐसे ही हो, अश्योरेंस अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वाली, या एसआरएस रिलेटेड सर्विस हो, सब में क्या होना चाहिए, आपके क्वालिटी झलकनी चाहिए अकॉर्डिंग टू SQC 1। ठीक है, तो अभी तक मैंने दो चीजें याद करी हैं, एक तो स्टैंडर्ड याद करा है, ऐसे याद करा 200, और एक SQC 1, ये दो चीजें याद करी ना, बस अब धीरे धीरे याद करते हैं। अब क्वेश्चन था कि स्टैंडर्ड क्यों जरूरी है, वाई आर स्टैंडर्ड नीडेड। हालांकि अगर हमने इतना डिस्कशन करा है अभी तक, तो मेरे ख्याल से तुम्हें एक आइडिया लग रहा होगा कि स्टैंडर्ड जरूरी क्यों है। तुम बिना पढ़े भी आंसर दे सकते हो मेरे ख्याल से, कुछ आंसर तुम्हारे मन में चल रहे हो, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए और प्रोफेशनलिज्म के लिए कहीं ना कहीं, और अगर कोई ग्लोबल देखे तो आसानी समझ आ जाए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए कहीं ना कहीं, तुम्हारा कहने का तात्पर्य ये है। ठीक है, हाँ, लाइक इसी तरीके से चीजें लिखी हुई हैं, वही चीज बताई गई हैं। तो क्या है, स्टैंडर्ड इन शॉर्ट कैरिंग आउट ऑफ ऑडिट अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड बेंचमार्क एट पार विद ग्लोबल प्रैक्टिस। एक बेंचमार्क होना चाहिए, बेंचमार्क से डील करेंगे, उस बेंचमार्क तक पहुंचेंगे। इंप्रूव क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देयर बाय हेल्पिंग यूजर्स टू मेक डिलीजेंट डिसीजन। क्वालिटी आएगी तो जो यूजर है, इंटेंडेड यूजर है, वो सही डिसीजन ले पाएंगे, डिसीजन लेने के सही सक्षम रह पाएंगे। तो ये वाली बात है। और क्या बातें हैं, यूनिफॉर्मिटी प्रमोट करता है कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अगर स्टैंडर्ड नहीं होते और हमारे देश में इतने सारे सीएज हैं, सब ऑडिट करेंगे, मतलब जो लोग प्रैक्टिशनर सीए हैं वो ऑडिट कर रहे हैं, तो हर कोई अपनी मर्जी से या अपने तरीके से रिपोर्ट बनाएगा, और फिर क्या होगा, दिक्कतें आएंगी ना। कोई अपने तरीके से कर रहा है, मैं अपने तरीके से रिपोर्ट बना रहा हूं, तुम अपने तरीके से रिपोर्ट बना रहे हो, बताओ सही रहेगा, सब हौच पौच हो जाएगा, है ना। कोई अगर देखेगा बाहर से तो उसे लगेगा कि यार ये कैसा इंसान है, इसकी रिपोर्ट बढ़िया, इसकी खराब है, और सब ही सीए हैं, तो कहीं ना कहीं एक सीए दूसरे सीए के ऊपर हावी रहेगा, है ना। वो कहेगा ये बेकार है, इसके मजा नहीं आ रहा इसकी रिपोर्ट में, इसकी समझ नहीं आ रही मेरे को। तो क्या होगा, जब तक एक स्टैंडर्ड नहीं होगा, एक प्रॉपर गाइडलाइन नहीं होगी रिपोर्ट को बनाने की, तब तक एक यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी। और ये तो हमारे आसपास की बातें रही, अगर ग्लोबली अगर जाएं तो उनके साथ भी कंपीट करना है हमें, तो वो स्टैंडर्ड ही मेंटेन करने चाहिए ना हमें कहीं ना कहीं। तो वो क्वालिटी कैसे आएगी, जब एक स्टैंडर्ड तुम्हें गाइड कर रहा होगा। तो यूनिफॉर्मिटी होनी बहुत ज़रूरी है इन ग्लोबल लेवल पर और अपने नेशनल लेवल पर भी। स्टैंडर्ड इक्विप प्रोफेशनल अकाउंटेंट विद प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल। स्टैंडर्ड, अब मानो कि पढ़ाई सबने सेम करी है, बट नंबर सबके ऊपर नीचे आते हैं, किसी के ज़्यादा किसी के कम, और हो सकता है पढ़ते टाइम किसी किसी की नॉलेज थोड़ी ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, ऐसा तो जरूरी नहीं कि सबकी सेम नॉलेज ही रहेगी पढ़ते टाइम। बट जब हम प्रैक्टिकली काम करते हैं और स्टैंडर्ड के हिसाब से काम अगर करेंगे, तो हो सकता है पढ़ाई के टाइम पे तुमने नॉलेज थोड़ी कम रह गई हो, लेकिन जब स्टैंडर्ड को कोई भी काम करने जाओगे, ऑडिट करने जाओगे, तो पहले देखो ना स्टैंडर्ड ने क्या कहा है, तो कहीं ना कहीं उस तरीके से काम कर पाओगे, इस तरीके से कोई और काम कर सकता है, क्योंकि स्टैंडर्ड तो सब पे सेम रूप से एप्लीकेबल है। स्टैंडर्ड ने ऐसा कहा है करने का है तो करने का है, सीधी बात है। तुम ऐसा नहीं स्टैंडर्ड ने कुछ और कहा है कि वो दूसरा से कुछ और कर रहे, तुम कुछ और कर लोगे। स्टैंडर्ड ने बोला करने का तो करने का, सीधी बात है, और ऐसे ही करने का तो ऐसे ही करने का, है ना, तो ऐसी है। स्टैंडर्ड ने बोला कि इस चीज को यहाँ पे डिस्क्लोज करना है, अब तुम भी वहीं डिस्क्लोज करोगे, और जिसने चाहे पढ़ते टाइम बहुत ज्यादा नॉलेज ली थी वो भी उसी तरह डिस्क्लोज करेगा, तो वो जो गैप था वो तो फुलफिल हो गया, है ना। तो यही बात है, स्टैंडर्ड्स इक्विप प्रोफेशनल अकाउंटेंट विद प्रोफेशनल नॉलेज। आपके पास प्रोफेशनल नॉलेज और स्किल आ जाती है स्टैंडर्ड के जरिए भी। स्टैंडर्ड इंश्योर ऑडिट क्वालिटी। अब ऑब्वियसली जब इतना सारा काम होगा तो ऑडिट में क्वालिटी तो इंप्रूव आएगी ही होगी। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं, वाई स्टैंडर्ड नीडेड एक बार। ठीक है, आ जाओ। चलो, वाई स्टैंडर्ड्स आर नीडेड। चलिए जी, आइए लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट बेंचमार्क, सेकंड वाला पॉइंट यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, क्वालिटी इन ऑडिट, 4
improve quality of financial reporting and make users and help users to make diligent decision at last. Done. मिला ले राजा। चलिए हो गया तो बताओ, फिर चलते हैं आगे और देखते हैं क्या करना है मेरे को इसके आगे। कैसे मुझे तुम किस चलो हो गया, हो गया। चलो आओ चलें आगे। ठीक है, ड्यूटीज इन रिलेशन टू एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड। हमारा जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट है या ऑडिटर है उसकी क्या क्या ड्यूटीज हैं इन रिलेशन टू एंगेजमेंट स्टैंडर्ड के। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड मेरे को गाइडेंस दे रहे हैं, गाइडलाइन प्रोवाइड करवा रहे हैं, मेरे को रास्ता बता रहे हैं कैसे काम करना है। तो हमारा जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट है, जो ऑडिटर है, उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं कहीं ना कहीं इन एंगेजमेंट स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए। चलिए देखें। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट टू सी दैट स्टैंडर्ड फॉलोड इन एंगेजमेंट अंडरटेकन, एक सेकेंड, अंडरटेकन बाय देम। यानी उसने कोई भी इंगेजमेंट को एग्री किया है करने के लिए, तो उसकी ये ड्यूटी है वो क्या करे, स्टैंडर्ड को फॉलो करे। पहली बात तो ये आ गई। ऑर्डिनली दीज आर टू बी फॉलोड बाय प्रोफेशनल अकाउंटेंट। अरे रिपीटिशन है ये तो, मजा नहीं आया पढ़ने में, काट देते हैं इस लाइन को, काट दो, गलत बात। आई से हमारे ऐसा करेगा, हम आई से एक ही लाइन ही काट देंगे, हम बार बार नहीं पढ़ेंगे। वही बात लिखी ऊपर, एक्टिव पैसिव वॉइस खेल रहा है इसे, तो पहले एक्टिव वॉइस फिर पैसिव वॉइस है, गलत बात है ये तो। ठीक है, तो हमने इसे उड़ा दिया, सेम चीज थी। हाउएवर, हालांकि a situation may arise when a specific procedure required in standard would be ineffective in a particular engagement। सिचुएशन अराइज हो सकती है जहां पे कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर एज रिक्वायर्ड इन स्टैंडर्ड वुड इनफेक्टिव। कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां पे हमारा कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड जो है वो इनफेक्टिव हो जाए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अल्टरनेटिव प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे फिर, है ना। ऐसा कि हम हाथ खड़े कर देंगे कि भाई मुझसे नहीं हो पा रहा, हम अपना दिमाग लगाएंगे, ये नहीं हो पा रहा तो कुछ और, क्योंकि हमारे पास इतने सारे रूल्स, सारे गाइडेंस है, इतना सारा दिमाग है, तो हम कुछ ना कुछ करके तो अल्टरनेटिव प्रोसीजर लगा ही लेंगे। जरूरी नहीं है कि स्पेशल प्रोसीजर काम नहीं करा तो अल्टरनेटिव नहीं करेगा, कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव टेक्निक लगा के अपना दिमाग की बुद्धि लगा के हम काम कर ही लेंगे। ठीक है। इन सच केस ही इज रिक्वायर्ड टू डॉक्यूमेंट एंड हाउ अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म अचीव द पर्पज ऑफ रिक्वायर्ड प्रोसीजर। ठीक है, क्या करेगा वो, डॉक्यूमेंट करेगा कि अगर नहीं कर पाया तो उस बात को लिखेगा कि क्यों नहीं कर पा रहा है और उसकी जगह उसने क्या किया। जो बोला गया था वो तो नहीं कर पा रहा, वो किसी भी रीजन की वजह से मान लो, और उसकी जगह फिर उसने क्या किया, अल्टरनेटिवली क्या किया,
और उसको डॉक्यूमेंट भी करना है, जो करा है और क्यों नहीं कर पाया वो सारी चीज़, डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे दोस्तों चीज़ें बताया जाएगा डॉक्यूमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। लाइक तुम कोई भी काम कर रहे हो वहाँ ज़्यादा डिटेल में चर्चा होगी इसके बारे में, बट एक बेसिक रफ आइडिया ले लेते हैं कि डॉक्यूमेंट का मीनिंग होता है कि तुम अपने ऑडिट के प्रोसीजर में कुछ भी काम कर रहे हो, तुम्हें हर एक चीज़ को क्या कर लेना चाहिए, कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेड करना, मतलब उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना चाहिए। तो कल को क्या भरोसा कुछ हो जाए, तुम्हारे पास तुम्हारे एविडेंस रहने चाहिए कि हाँ मैं देखो इसके हिसाब से अपना ओपिनियन फॉर्म करा है, ऐसे हवा हवाई कुछ भी नहीं है। तो डॉक्यूमेंट इज अ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखा नहीं है कि जनरली क्या होता है, कोई मैसेज आया कुछ आया तो लड़कियों में बहुत अच्छी बात होती है, स्क्रीनशॉट ले लेती हैं वो तुरंत ही, है ना, है तुरंत स्क्रीनशॉट धैड़ ले पूरे ग्रुप में शेयर, बाद में पलट गया तो कहा था ना देख इसने, हाँ तो कुछ हो सकता है। कभी कभी बाद में है जब काम आता है असली, ये देख तूने कहा था, है 2 महीने बाद 6 महीने बाद 2 साल बाद भी काम आ जाता है वो स्क्रीनशॉट। अरे कहा था, तुमने कहा था आज यहाँ जाना है, तुम ये दिलाओगे, ये कहाँ कहीं चलोगे घूमने मूवी वूवी, क्या तुम झूठ बोलते हो, मैंने नहीं कहा था, अरे सॉरी मैंने कहा था, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी आदत लगती है उनकी मेरे को, ये ऑडिट में अप्लाई करनी होती है ऑडिटर को, तो वो बाय डिफॉल्ट अप्लाई कर रही है स्टैंडर्ड को, डॉक्यूमेंट ऐसे 230 को, उन्हें नहीं पता बेचारियों को, ठीक है। कितना अच्छा काम कर रही है वो, मुझे तो बड़ी खुशी हुई जान करके। तो हमें भी ये काम करना है, मतलब स्क्रीनशॉट लेके नहीं रखने हैं, हमें अपने ऑडिट में डॉक्यूमेंटेशन करना है। ये नहीं कि अब से अच्छा ठीक है सर सारे स्क्रीनशॉट ले लूंगा आज से, है एक फाइल मेंटेन करूंगा डेट वाइज और डे वाइज, देखो इसने ऐसा कहा था, कल को वो पलट गई तो ठीक है। वापस आते हैं, हैज ऑल्सो रीजन फॉर डिपार्चर हैज ऑल्सो टू बी डॉक्यूमेंट। डिपार्चर का मीनिंग क्या है कि जो काम तुम नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, तो वो उसको भी डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है। आगे भी हाँ, फर्दर इट हिज रिपोर्ट शुड ड्रॉ अटेंशन टू सच डिपार्चर, इट ऑल्सो टू बी नोट दैट मेयर डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट डज नॉट above does not solve a professional accountant from complying with applicable standard, ठीक है। सिर्फ नोट कर देना मेयर डिस्क्लोजर काफ़ी नहीं है ना, कि जो भी हुआ है वो सॉल्व नहीं कर देगा उसके प्रोफेशनल अकाउंटेंट को, अपने एप्लीकेबल स्टैंडर्ड से बच के भाग नहीं सकता वो, अगर उसने रिपोर्ट कर दिया है तो वो तो करना ही पड़ेगा, है ना, कंप्लाई करने से भाग नहीं सकता वो, ठीक है। एक बार अब मैं मैट पे चलना चाहूँगा एक बार, यहाँ पे मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया है, केस स्टडी मुझे चाहिए, केस स्टडी मुझे यहाँ पे दिख नहीं रही है, ठीक है, तो यहीं से देखते हैं। तुम हो मेरे लिए, ये स्टडी हमने पढ़ ली है, ये सब हम डन कर चुके हैं, ये भी हो गया आज। बताओ बस लास्ट में केस स्टडी है, इसके ऊपर चर्चा करनी है, आ जाओ। ये केस स्टडी करेंगे, मी एंड यू प्राइवेट लिमिटेड, नाम कितना अच्छा है, ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे अब थोड़ी देर, और इस पर ये कल जैसी केस स्टडी थी वैसी केस स्टडी है ये भी, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं पहले इस केस स्टडी को, क्या क्या बातें इसके अंदर है। मी एंड यू प्राइवेट लिमिटेड हैज बीन न्यूली इनकॉर्पोरेटेड, नई नवेली कंपनी है कोई है, ठीक है। द प्लांट ऑफ अ कंपनी हैज रिसेंटली स्टार्टेड प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ फंड्स प्रोवाइड बाय बैंक फॉर परचेज एंड इंस्टॉलेशन मशीनरी, मतलब कि रिसेंटली उन्होंने प्रोडक्शन चालू करा है, कहाँ से फंड लेकर गए हैं, वो लोन लेकर गए हैं, फंड रेस करा उन्होंने बैंक से। फर्दर द कंपनी इज ऑल्सो यूटिलाइजिंग वर्किंग कैपिटल क्रेडिट फैसिलिटीज फ्रॉम द सेम बैंक फॉर मीटिंग इट्स डे टू डे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, सेम बैंक से ही उन्होंने उसकी रिक्वायरमेंट को मेंटेन किया हुआ है, लोन लिया हुआ है, क्रेडिट लिया हुआ है, ठीक है। लाइक परचेज रॉ मटेरियल, लेबर पेमेंट एटसेट्रा। हाउएवर जस्ट विद इन 6 मंथ, ऑपरेशन के 6 महीनों के अंतर्गत ही मैनेजमेंट को ये फील हुआ दैट वर्किंग कैपिटल फंड्स आर इनएडुकेट, जो डे टू डे के लिए वो वर्किंग कैपिटल ले रहे हैं वो क्या है, इनएडुकेट है, अभी पर्याप्त नहीं है। एंड सिचुएशन इज क्रिएटिंग लिक्विडिटी इशूज इन द कंपनी, और लिक्विडिटी के इशूज अराइज होने चालू हो गए हैं। So the management of company has approached its banker and requested for enhancement its working capital credit facilities. तो क्या करा उन्होंने, बैंक से कहा कि हमारी क्रेडिट फैसिलिटी को बढ़ा दो, वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी को बढ़ा दो थोड़ा सा। बैंक मैनेजर इज इंसिस्टिंग अपॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी फॉर हाफ ईयर अलॉन्ग विद द रिपोर्ट प्रोवाइडिंग अश्योरेंस इन द रेस्पेक्ट ड्यूली साइंड बाय चार्टेड अकाउंटेंट एज अ ऑडिट इज फार अवे। क्या बात कही, यहाँ से क्वेश्चन सही चालू होता है। बैंक मैनेजर ने इंसिस्ट किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी के ऊपर हाफ ईयर अलॉन्ग, यानी अभी क्या हुआ, इस साल तो 6 महीने हुए हैं ना,
तो 6 महीने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगी है बैंक वालों ने पहले तो, वो भी कैसे मांगी, रिपोर्ट मांगी है प्रोवाइडिंग अश्योरेंस, अश्योरेंस रिपोर्ट मांगी है, वो भी कैसे, ड्यूली साइंड सीए की, ठीक है। इट इज ऑल्सो रिक्वायर प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और साथ में आने वाले वर्षों की प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी मांग ली है, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, देख सकते हैं, ठीक है। सीए से प्रोवाइडिंग अश्योरेंस रिगार्डिंग दीज प्रोजेक्शन, और सीए को क्या करना है, उसे अपना अश्योरेंस देना है, ठीक है। द मैनेजमेंट अप्रोच सीएपी, तो मैनेजमेंट ने किस सीए को पकड़ा, सीएपी को पकड़ा, पी होगा कुछ, अरे पी फॉर प्रितांशु भी हो सकता है, ठीक है। हु हैज क्वालिफाइड रिसेंटली एंड स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, ठीक है। रिपोर्ट्स प्रोवाइडिंग अश्योरेंस फॉर हाफ ईयरली रिजल्ट एंड प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर सॉट फ्रॉम सीएपी, तो उसने रिपोर्ट वगैरह बना दी, अश्योरेंस बना दिया उस पर, हाफ ईयर रिजल्ट पर, प्रोजेक्टेड आने वाले वर्षों पर रिपोर्ट दे दी। द मैनेजमेंट प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड टू हिम इन दिस रिगार्ड, उसके लिए वो क्या है, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो इन्फॉर्मेशन सीएपी को उन्होंने पकड़ा दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अज्यूम इन अबव केस, तो ऊपर वाले केस में कुछ अज्यूम करना है, एंड द कंपनी ओनली प्रोवाइड ट्रायल बैलेंस, कंपनी क्या करा, ट्रायल बैलेंस दिया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्राफ्ट प्रिलिमिनरी फॉर्म अलॉन्ग विद द अकम्पनिंग रिकॉर्ड्स, मतलब वो सब दिया, रेलिवेंट हाफ ईयर टू सीएपी, जो कि हाफ ईयर के लिए जरूरी थे सीएपी के लिए, एंड रिक्वेस्ट हिम टू प्रोवाइड ड्यूली साइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद अ रिपोर्ट फॉर मैनुअली एग्रीड प्रोफेशनल फीस, और वो एग्री हो गए किस चीज़ पे, कि फाइनेंशियल रिपोर्ट पे साइन करके देगा जो भी उनकी म्यूचुअली फीस एग्री हुई है वो। तो अब इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए मुझे कुछ 5 क्वेश्चन होंगे इस केस स्टडी के ऊपर, उसके जवाब देने का कोशिश करेंगे, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ो एक बार और ट्राई करो आंसर क्या होना चाहिए, क्या लगता है। क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी हैज इंगेज्ड सीएपी टू इशू अ ड्यूली साइंड रिपोर्ट फॉर हाफ ईयर, पहले तो हाफ ईयर की रिपोर्ट साइन करने को बोला है, एज रेफर टू इन लास्ट पैरा ऑफ केस स्टडी, यानी जो केस स्टडी के लास्ट पैरा में बोली है उस वाली बात को, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो यही है, लास्ट पैरा ऑफ केस स्टडी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड इफ एनी इशूड बाय आईसीआई आर रेलिवेंट फॉर सीएपी, सीएपी के ऊपर कोई स्टैंडर्ड अप्लाई हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। एसआरई, ये तो रिव्यू पे अप्लाई होता है, तो रिव्यू तो काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे रिव्यू वाला काम नहीं हो रहा है। ऐसे अप्लाई होते हैं ऑडिटिंग पे, ऑडिट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अभी पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ही नहीं मेरे पास 6 महीने के, है ना, और वो भी हिस्टोरिकल पे होता है वैसे भी, अभी तो कंप्लीट ही नहीं मेरे पास 6 महीने का डेटा है खाली, ठीक है। एसआरएस रिलेटेड सर्विस पर, और लास्ट देयर आर नो स्टैंडर्ड फॉर इशूइंग रिपोर्ट इन सच, कोई रिपोर्ट अप्लाई, कोई स्टैंड अप्लाई नहीं होगा इस रिपोर्ट पर, ये कहना चाह रहा है। तो 4 तो पूरी तरीके से गलत है और बी भी पूरी तरीके से गलत है। शंका हो सकती है तो ए और सी में शंका हो सकती है बच्चों को मेनली। अब जब बात कर दी अगर हमने इस वाली लाइन की, क्या बोला है उसने, कहाँ गया क्वेश्चन, एज रेफर्ड इन लास्ट पैरा ऑफ केस स्टडी, तो यहां पर लास्ट पैरा में उसने क्या बताया, उसने क्या दिया लास्ट पैरा के अंदर, सिर्फ मुझे कुछ गिनी चुनी इन्फॉर्मेशन तो दी है उसने, कहाँ गया भाई, उसने मुझे ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी और प्रिलिमिनरी रिकॉर्ड्स दिए हैं। ये क्या है, ये मेरे रिलेटेड सर्विस का ही तो पार्ट था कहीं ना कहीं, ये तो रिव्यू तो मैं कर ही नहीं रहा इस पे, मैं तो रिपोर्ट बना रहा हूँ ना, तो ये तो और कंप्लाइंग विद द एग्रीड फीस, तो सी आंसर क्या है इसका, सी, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। सेकंड पढ़ो और सेकंड का आंसर हो सकता है तुम्हारे से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन गिवन केस सिचुएशन, सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या लगता है इनमें, पहले पढ़ लो ना डी ऑप्शन, फिर चलो मैं थोड़ा और नीचे कर देता हूँ, तुम्हें डी भी दिख जाए, दिखेगा नहीं, छोटा करना पड़ेगा इसको। डी दिखा देते हैं, इसका भी सी पक्का देख लो, ऐसा तो नहीं है कि सारे सी बोल के गलत हो जाएं, पढ़ लेते हैं क्या बात है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है इसका देखते हैं। सीएपी कैन असिस्ट मैनेजमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, कर सकता है, असिस्ट तो कर सकता है ना, हमने पढ़ के भी आए थे ऊपर भी, ठीक है, एसआरएस के अंदर। हाउएवर इशू अ रिपोर्ट इन सच केस इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ वर्क, क्या वो रिपोर्ट इशू नहीं कर सकता, कर तो सकता है, बिल्कुल कर सकता है, तो ये तो गलत हो गया।
हाँ वो तो उसका पार्ट है, स्कोप का पार्ट है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। CAP कैन असिस्ट मैनेजमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी एंड ही कैन इशू एन ऑडिट रिपोर्ट, कोई चांस ही नहीं है। ओहो, तो ये दो तो गलत हो गए। CAP can assist management in preparation of financial statement of the company and he can issue a compilation report in this respect. Compilation report, ये थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है मेरे को अभी, फोर्थ और पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं सही है कि नहीं। कोई मोस्ट अप्रोप्रिएट पे जाना है ना, तो हो सकता है कुछ सारे कुछ सही हो सकते हैं एक से ज़्यादा, बट सबसे ज़्यादा सही कौन सा वो चुनना है मेरे को। ये फिलहाल के लिए 3 ऑप्शन में C सही लगा मेरे को। द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट, CAP कैन नॉट असिस्ट मैनेजमेंट, ये तो पहले गलत हो गया क्योंकि असिस्ट नहीं कर सकता ऐसा कह रहा है, गलत बात है ये तो, ठीक है। और ऊपर क्या, ही कैन इशू रिव्यू रिपोर्ट, गलत बात है तो, है ना। तो आंसर क्या हो गया, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, वेरी गुड। चलो थर्ड बढ़ के देखते हैं, थर्ड में क्या बात आती है भाई। इसका भी सी है, सारे सी है, अरे ऐसे कैसे हो सकता है। आओ देखें क्या कह रहा है क्वेश्चन। इन द अबव सेट सिनेरियो फॉर इशूइंग ऑफ साइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर हाफ ईयर बाय CAP, सिर्फ हाफ ईयर में वो जो रिपोर्ट साइन करके देने वाला है उसके बारे में मुझे चर्चा करनी है। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है। SQC1 इज नॉट एप्लीकेबल एज CAP कैन नॉट इशू ऑडिट रिपोर्ट, नहीं SQC1 तो अप्लाई होता है, देखा था मैं सब पे अप्लाई होता है, तो पहला आंसर तो गलत। SQC1 इज नॉट एप्लीकेबल, यही गलत कर देते हैं इसे, ये क्योंकि एप्लीकेबल नहीं है, कैसे कह रहा है। SQC1 इज एप्लीकेबल इन सच टाइप ऑफ एंगेजमेंट, क्योंकि वो हर टाइप के एंगेजमेंट पे एप्लीकेबल होता है, तो ये सही हो सकता है। और अगला भी गलत होगा, नॉट एप्लीकेबल बोल रहा है, तो ये भी गलत हुआ, तो C आंसर करेक्ट आंसर इसका भी। ओके, फोर्थ पढ़ते हैं, फोर्थ पढ़ के देखो। इसका D है, चलो देखते क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे D है। द बैंकर ऑफ अ कंपनी हैज ऑल्सो रिक्वेस्टेड फॉर प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर कमिंग ईयर, यानी प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगी है बैंक वालों ने, उसके ऊपर CAP को रिपोर्ट देनी थी कहीं ना कहीं, है ना, रिपोर्ट के साथ। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड इशूड बाय ICAR रेलेवेंट टू CAP इन सच सिचुएशन, जो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस केस में कौन सा वाला अश्योरेंस एंगेजमेंट अप्लाई होगा या कौन सा वाला स्टैंडर्ड अप्लाई होगा, देख लेते हैं। रिव्यू एंगेजमेंट, रिव्यू नहीं है, नहीं है, क्योंकि रिव्यू किस पे होता है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल पे, याद है ना, रिव्यू भी हिस्टोरिकल पे होता है, तो वो तो नहीं होगा, खत्म हो गया। कोई स्टैंड अप्लाई नहीं होगा, गलत बात। रिलेटेड सर्विस, नहीं, तो अब उसमें होता है, क्योंकि उसमें तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात ही नहीं होती, वो तो अदर उसके अलावा होता है ना, फाइनेंशियल अश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं होता उसके अंदर, यहाँ तो अश्योरेंस देगा भाई हमारा, तो गलत बात है। एश्योरेंस एंगेजमेंट, हाँ ऐसे ही ये अप्लाई होगा, क्योंकि ये किस पे अप्लाई होते हैं, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अप्लाई होते हैं। वेरी गुड, D आंसर हो गया इसका। फिफ्थ, छोटा कर दो थोड़ा, जैसे एक साथ ही पूरा क्वेश्चन दिख सके। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, बताओ क्या लगता है, क्या कहती है जनता, क्या होना चाहिए इसका आंसर। क्वेश्चन इतना बड़ा है वाली बात तो ये है, उसके ऑप्शन भी इतने बड़े बड़े हैं। ओहो, अल्टीमेटली मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मांगा है उसने। लैंग्वेज भी थोड़ी टेक्निकल हो गई। ओ चलो कोई नहीं, देख लेते हैं, देखो फिर पढ़ के क्या लगता है एक बार। है सदियां भी नहीं
थोड़ा नीचे और करें क्या, लास्ट वर्ड में कुछ छुपा हो क्या पता। डी लग रहा है। अच्छा देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार पढ़ के देखते हैं। आ जाओ। सपोज CAP ऑल्सो एक्सेप्ट वर्क ऑफ इशूइंग प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद अ रिपोर्ट टू बी साइन बाय हिम। एक्सेप्ट कर लेता है प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर रिपोर्ट देने के लिए, क्योंकि वो साइन करके देगा। द मैनेजमेंट हैज प्रोजेक्टेड टर्नओवर, मैनेजमेंट ने टर्नओवर बताया, प्रोजेक्टेड टर्नओवर बताया आने वाले वर्षों का 100 करोड़ फॉर नेक्स्ट ईयर, 150 करोड़ एंड 200 करोड़ फॉर द फॉलोइंग, मतलब अगले 3 साल का बता दिया उसने, टर्नओवर बता दिया 100, 150, 200 एज कंपेयर टू प्रेजेंट टर्नओवर ऑफ 25 करोड़ इन करंट हाफ ईयर। और लेकिन अभी हाफ ईयर में कितना टर्नओवर हुआ है, 25 करोड़, तो दिक्कत नहीं है। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट, यानी यही वाली बात की इसने, कहीं ना कहीं आने वाले प्रोजेक्टेड के ऊपर बताना है मुझे आंसर। तो CAP हैज टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ रिगार्डिंग अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ प्रोजेक्टेड डाटा। क्या CAP को खुद को सेटिस्फाई करना पड़ेगा जो डेटा इन्होंने दिया है अर्थमेटिकल, क्या अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना या उसको खुद को सेटिस्फाई करना अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के लिए, वो वही प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, क्या वो CAP का काम है क्या? प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो कैसे चेक करेगा, वो सेटिस्फाई कैसे कर लेगा? एश्योरेंस नहीं देगा ना वो प्रोजेक्टेड में, तो प्रोजेक्टेड है वो थोड़ी बना रहा है, प्रोजेक्टेड में तो बैंक वो बना रहे हैं ना कंपनी वाले। तो अभी तक के हिसाब से तो देखते हैं आगे क्या कह रहा है, मोस्ट अप्रूव्ड चुना है वैसे भी। CAP हैज टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ रिगार्डिंग रीजनेबल असम्पशन ऑफ अंडरलाइंग प्रोजेक्टेड टर्नओवर एंड कंसिस्टेंट विद एक्चुअल्स। ये थोड़ा सा सही से लग रहा है ना, कि उसे क्या चेक करना पड़ेगा, जो तुमने डेटा बनाया है 25 करोड़ तो तुम्हारा अभी है, बट आने वाले वर्ष में 100, 150, 200 करोड़ तुम बता रहे हो, तो उसके लिए जो असम्पशन तुमने ली है वो रीजनेबल है, जो एक्चुअल के साथ मैच हो भी रही है कि नहीं हो रही है ना, वो ये थोड़ा सही से अप्रोप्रिएट सा लगा अभी तक। लेट्स सी देखते हैं। अरे आंसर तो दिख ही गया, आप क्या दिक्कत है, ठीक है बड़ा करते छुपा लेते हैं आंसर को। CAP has to satisfy himself regarding arithmetic accuracy of data along with its proper presentation to banker। अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक कर, अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक कर ही नहीं सकता भाई हमारा, है ना, यानी कि बिल्कुल सही है डेटा एकदम, कैसे वो तो अगर अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करके उसने कह दिया हाँ सब कुछ एक्यूरेट है, तो गर्दन पकड़ी जाएगी बाद में। CA के कुछ घोपलेबाजी हो गई तो 100 करोड़ टर्नओवर नहीं पहुंचा अगले साल, तो तुमने बोला था होगी, बैंक वाले आ जाएंगे घर पे उसके, फिर गलत बात हो जाएगी ना, इसलिए वो एक्यूरेसी प्रोजेक्टेड की एक्यूरेसी चेक कर ही नहीं सकता, वो तो बताएगा ही नहीं। CAP हैज टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ रिगार्डिंग रीजनेबलनेस ऑफ असम्पशन, ठीक है, तो ऊपर वाली बात है। अंडरलाइंग प्रोजेक्टेड टर्नओवर, जो भी टर्नओवर लिया है उसके पीछे जो असम्पशन है क्या वो रीजनेबल है या नहीं, इट्स कंसिस्टेंसी विद द एक्चुअल, तो वही वाली बात हो गई। एंड डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन भी देखेगा, ये सबसे सही है ना, डिस्क्लोज किया है, प्रेजेंट किया है नहीं, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो देख सकते हो CCC DDD, बस ये हो गया आंसर। तो ये था मेरा केस स्टडी, तुमने केस स्टडी के आंसर दिए हैं, तुमने दिए सारे आंसर तो ऑलमोस्ट, तो अगर देखो कॉन्सेप्ट क्लियर तो केस स्टडी तो ईजी है, इसलिए मैं बोल रहा है कि 30 में 25 नंबर टारगेट MCQ में इजीली कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है, रट्टाफिकेशन जरूरी नहीं है। रट्टाफिकेशन काम आएगा 70 नंबर के पार्ट में, वहाँ रटना पड़ेगा समझने के साथ साथ, वहाँ पे सिर्फ समझना काफ़ी नहीं है, वहाँ पर रटना भी है, लैंग्वेज भी काम करेगी और तुम्हारी नॉलेज भी, दो चीज़ें काम करेंगी। और यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट क्लियर तो आंसर ईजिली हो जाएंगे। तो ये 30 में 25 का टारगेट तो रखना ही रखना है कम से कम, उससे ऊपर जो है वो बोनस, क्योंकि वो वहाँ पे काम करेंगे, मेरे कंपनसेट करेंगे 70 वाले नंबर में, है ना। अगर लैंग्वेज कभी ऊपर नीचे कर दी भी एग्जाम में तो वो चीज़ आएगी, और वहाँ पे 70 में से 30-35 नंबर अगर आ भी गए तो फिर तो एग्जाम्शन ही है ऑडिट में, बस क्या है। ऑडिट में एग्जाम्शन लाना बहुत बड़ी बात होती है, पता है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। ऑडिट में बच्चा सिर्फ 40 क्लियर होता है, लास्ट में दुआएं करता है हे भगवान बस ऑडिट में पास करा दे, बाकी सब्जेक्ट मैं संभाल लूँगा, बस इतना, क्योंकि लैंग्वेज का गेम है। ऐसा नहीं है नॉलेज नहीं है, समझ नहीं है, बट ICAI उस समझ उस नॉलेज के नंबर ही नहीं देता है, ICAI नंबर देता है इस चीज़ के, इस लैंग्वेज के, तो बस। और हम जब जितना बड़े होते जाते उतना उतना क्या होता है, हमारी रटने की पावर कम होती जाती है। या तो रटने के लिए दो चीज़ें होनी चाहिए, मोस्टली लड़कियों में ये क्षमता पाई जाती है, रटने की पावर बहुत हाई होती है जनरली, एक्सेप्शन और ऑलवेज है। और जो रैंकर्स होते हैं उनकी रटने की पावर बहुत स्ट्रांग होती है, वो चाट जाते हैं पूरा, एकदम ऐसे रट जाते हैं पूरा, कहाँ पे कौन सी चीज़ कौन सी लाइन लिखी है, तो वो चीज़ होती है। तो रटने की जो खूबियाँ हैं वो उनमें होती है, बट हमें भी डेवलप करनी पड़ेगी, चाहें ना चाहें, क्योंकि अगर नंबर चाहिए, अच्छे नंबर चाहिए तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर अल्टीमेटली लास्ट में वही रहता है कि 40 के लिए रो रहे होते हैं बच्चे सिर्फ ऑडिट में इनफैक्ट।
और क्या ही ऑलरेडी तो रटना है मेनली, और क्या ही रटना है, रटना तो कुछ भी नहीं है ना इसके अलावा। सेकंड ग्रुप में तो और समझ लिए एक बार तो समझ क्या रटना आसान है, और डायरेक्टली रटने में टूटोगे तो ना याद होगा ना समझ आएगा, एग्जाम टाइम में सब बर्बाद हो जाएगा। तो समझने के बाद रटने बैठोगे ना तो चीज़ें याद रहेंगी, तो वो एक फायदा होता है समझने के बाद याद करने का चीज़ों को। और उसका रिटेन करने के लिए क्या करना होता है, रिटर्न प्रैक्टिस करनी होती है। तुम डेली अभी से हैबिट डालो कि तुम्हें 2 क्वेश्चन डेली लिख करके ट्राई करने हैं इसके, इससे क्या होगा, इजीली हो जाएगा लास्ट तक पहुंचते पहुंचते। क्योंकि एग्जाम में आता होता है लेकिन लिख नहीं पाते, हाथ नहीं चलते हैं। क्योंकि मेरा मानना यह है, मैंने जो अपने स्टडी के दौरान जो चीज़ नोटिस करी थी, तुम्हारे दिमाग में नॉलेज भरपूर आ जाती है पढ़ते पढ़ते एग्जाम तक, बट वो नॉलेज दिमाग में ही है, वो नॉलेज हाथ के पास नहीं है, वो नॉलेज हाथ तक पहुंचानी होती है। जब दिमाग और हैंड का कोऑर्डिनेशन बनता है आपस में, तो एग्जाम भी टाइम पे कंप्लीट होता है और लैंग्वेज भी अच्छी आती है निकल के। बट वो होगा कैसे, जब हमने प्रैक्टिस के दौरान, रिवीजन के दौरान ही क्या करा होगा, लिख के प्रैक्टिस करी होगी। जैसे हम अकाउंट्स की प्रैक्टिस करते हैं, कॉस्टिंग की प्रैक्टिस करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करेंगे, वो क्या होता है उसके अंदर, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही हमारा हाथ चलने लगता है, सीधा फॉर्मेट बनना चालू हो जाता है, क्योंकि हाथ को पता चल गया क्या करना है इस क्वेश्चन के साथ। लेकिन थ्योरी सब्जेक्ट में पता ही नहीं होता, हाथ को क्वेश्चन आ गया अब क्या करना है। तो हैंड एंड माइंड कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी सब्जेक्ट में बच्चे ये गलती करते हैं, लिख के नहीं प्रैक्टिस करते। जब लिख के नहीं प्रैक्टिस करते तो पहली बार लिखते कहां पर है, एग्जाम में, और वो वहां पे परफॉर्मेंस की बारी है, वहां थोड़ी प्रैक्टिस करने गए हो। प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिस के रिवीजन के टाइम पे, वहां तो परफॉर्मेंस का टाइम है, वहां तुम नेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते कि हाँ लिखा। क्यों कटिंग क्यों होती है थ्योरी पेपर में, बार बार लिखते हैं फिर काटते हैं, लिखते हैं मजा नहीं आ रहा, लैंग्वेज में मजा, खुद को ही मजा नहीं आ रहा होता, लिखा काट दिया, लिखा काट दिया, फिर क्यों, क्योंकि हाथ को नहीं पता क्या लिखना है। तो जब नॉलेज यहां से यहां ट्रांसफर हो गई तो आंसर देखते ही खुद हाथ चालू हो जाएगा अपने आप। जब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में चालू हो जाता है, टैक्स में देखा ना क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ा, फॉर्मेट बनाया, ले पीजीबी का क्वेश्चन पेल दिया, तो ये होता है, ऐसी चीजें होती हैं। तो लिखना इंपॉर्टेंट है, डेली 2 क्वेश्चन लिखने हैं, ज्यादा नहीं लिखने, बस डेली 2 क्वेश्चन लिखते चलेंगे क्या हो जाएगा, आ जाएगा। उससे क्या होगा, लैंग्वेज भी स्ट्रांग रहेगी हमारी, समझ आ गया, हमने याद कर लिया, फिर हमने लिख के देख लिया, तो तीनों जो जरूरतें होती है वो पूरी हो गई। इसके बाद हाथ में जब आप पहुंच गया कहीं ना कहीं, और फिर उसके बाद रिवाइज कर लिया, फिर कैसे भूल सकता है इंसान। जब तुमने एक ही चीज को 4 बार अलग अलग तरीके से करके देखा है, फिर थोड़ी भूल पाओगे, फिर तो भूलने का शक हो ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। समझा, याद करा, लिखा, फिर उसे रिवाइज करा क्लास में आगे। और हम हर क्लास में रिवाइज करते हैं पुराना वाला जो पढ़ा होता है, तो लगातार जब चीज़ दिमाग में बजेगी बार बार तो याद रहेगा नहीं रहेगा। कभी मूवी के डायलॉग याद करे थे क्या, कभी कोई गाना स्पेशली लिख लिख के याद करा था क्या बैठ करके, नहीं, बस सुना था, बार बार सुना था, गुनगुनाया था, याद होते चले गया। क्या सर, यही थ्योरी सब्जेक्ट यही है, सुनना है, गुनगुनाना है, बस चालू याद हो जाएगा बस, और फिर अपने छाप के आ जाना है। बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है तो ऐसे ही। चलो तो चैप्टर 1 ओवर हो जाता है मेरा यहाँ से, फिर तो यहाँ से TY के चालू हो जाता है। तो ठीक है, समरी है पूरी चैप्टर की यहाँ पर स्टडी मैट में तुम्हारे, ठीक है। क्वेश्चन कैसे दे रखे हैं, हाँ हाँ, और क्या, जो क्वेश्चन लिखने के लिए कह रहे हैं वो कहाँ से लिखोगे, क्वेश्चन खुद थोड़ी बनाओगे। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, क्या दिक्कत है, ऐसे ही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आए थे, ऐसे ही क्वेश्चन कम थोड़ी है, बहुत क्वेश्चन है। हाँ एक क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं, जो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एन ऑडिट डज नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस, पता है हमें, ऐसे ये ऐसी लैंग्वेज आती है क्वेश्चन एग्जाम में, ऑडिट डज नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस, नहीं देता, पता है हमें। डिस्कस हाउ नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इटसेल्फ इज वन ऑफ द रीजन ड्यू टू विच ऑडिट कैन नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस। कहाँ से आया क्वेश्चन, तुम बताओगे कहाँ से आया क्वेश्चन, कौन सा टॉपिक है ये, इनहेरेंट लिमिटेशन था ना, उसमें से सेकंड वाली जो लिमिटेशन है, सीधा सामने तो क्वेश्चन क्या दिया बताओ, है ना, हमने लिखा भी था इसके बारे में, बहुत डिटेल में लिखा था। 2 टाइप के प्रोसीजर इनहेरेंट लिमिटेशन होती है इसके अंदर, प्रैक्टिकल एंड लीगल, हाँ मतलब प्रैक्टिकल एंड लीगल, ठीक है। तो वाली बात है, उसको एक्सप्लेन करना है, नंबर पाने हैं बस। देखो ये क्या करा है इसने, आंसर क्या है इसका, कहाँ गया,
5वां क्वेश्चन था ना? हाँ देखो, रिव्यू, नेचर ऑफ रिव्यू वाला है, कौन सा वाला है ये? मैं तो 5वां क्वेश्चन पढ़ा था ना वहाँ पे। अच्छा अच्छा, ये है ना, हाँ ये तो उसके हैं, ठीक है। इनहेरेंट लिमिट का सेकंड पॉइंट, सीधी बात है। तो ये है क्वेश्चन, ठीक है। ये होगा MCQ, ये करेक्ट इनकरेक्ट, ठीक है। अब तो करेक्ट इनकरेक्ट, हाँ पहला वाला बात कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या बात है? चूजिंग ऑफ अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी इन रिलेशन टू अकाउंटिंग इश्यूज इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। डू यू एग्री? क्या अकाउंटिंग पॉलिसी जो अप्रोप्रिएट है अकाउंटिंग इश्यूज के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए, वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आर यू, डू यू एग्री? डिस्कस द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर इन रिलेशन टू अकाउंटिंग पॉलिसीज। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो पहली बात तो बताया है कि ये बात सही है या नहीं? सही है। फिर हमारे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो चेक करेगा जा करके कि जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से चीज़ें हुई हैं या नहीं, उन्हें कंसिस्टेंटली अप्लाई करा है या नहीं। बस ये वाली बात है। देखो ये 3 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, 2 से 3 नंबर का डायरेक्टली आ रहा है तो ठीक है, और साथ में कुछ और पूछेगा तो अलग बात है। देखो कि इवेल्युएट करेगा सिलेक्शन और कंसिस्ट के एप्लीकेशन अकाउंटिंग पॉलिसी बाय मैनेजमेंट, जो जो आता है उसके अंदर उस तरीके से हो रहा है या नहीं, और स्कोप वाले पॉइंट बता दे कहाँ से तुम्हें देखना है, ठीक है। हाँ, रेफर टू स्कोप ऑफ ऑडिट बट इट इंक्लूड्स, बस ये वाली बात है, ये वाली बात है। अच्छा, मैं ये करेक्ट इनकरेक्ट दिखा रहा था तुम्हें एक, ये रहा सी, थर्ड वाला करेक्ट इनकरेक्ट देखो एक बार। करेक्ट है या इनकरेक्ट है? सही ये बात कर रहा है कि गलत बात कह रहा है? क्या लगता है? करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। हमने पढ़ा भी था, ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैन नॉट, ना तो हमारी ऑडिटर से उम्मीदें हैं और ना वो खुद कर सकता है क्या अपने ऑडिट रिस्क को जीरो, ना तो हम जानते नहीं कर पाएगा, और वो खुद भी जानता है कि वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। एंड कैन नॉट देयरफॉर ऑब्टेन, इसलिए वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस भी नहीं ऑब्टेन कर सकता, दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम एमएमएस ड्यू टू फ्रॉड और एरर। एकदम करेक्ट बात है, ठीक है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट डज नॉट चेंज विद द नेचर, साइज और फॉर्म ऑफ एन एंटिटी। जो ऑडिट का जो ऑब्जेक्टिव है वो चेंज नहीं होता नेचर, साइज और फॉर्म की वजह से। सही बात है, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, आंसर मैच भी कर लो साथ साथ ही, ये कॉन्फिडेंस आता है। करेक्ट है, चलो डेफिनेशन में ये तो बात कि इररिस्पेक्टिव ऑफ इट साइज, लीगल फॉर्म, वहीं से निकल के आएगा आंसर। देखो अगर सही से समझा है तो कोई बड़ी बात नहीं है आंसर देना, है ना। बस देखो अब जो लाइन हमने मार्क करी थी अपने उसमें क्वालिटी वाले पॉइंट में, द पर्पज ऑफ ऑडिट इज टू इनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सही बात है, ऑडिट का पर्पज क्या है? इनहांस करना है डिग्री को। सही, तीनों पॉइंट क्या करेक्ट है कहीं ना कहीं, सीधी बात है, तीनों करेक्ट हो गए तो डरना नहीं है, तीनों करेक्ट भी हो सकते हैं, तीनों इनकरेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करेक्ट इनकरेक्ट तो एक करेक्ट इनकरेक्ट हो ही होगा कोई ना कोई बीच में। चैप्टर 1 फिनिश, वेरी गुड। अब देखो चैप्टर नंबर 11, तो देखो चैप्टर 1 खत्म हो गया, चैप्टर 11 शुरू करेंगे, खत्म हो जाएगा, सिलेबस खत्म शुरू का चैप्टर खत्म, अंत का चैप्टर खत्म, ये तो होता है, शुरू हो गया अंत हो गया। लो अभी शुरू करता 4 दिन पहले, अब 4 दिन में अंत हो जाएगा, और क्या चाहिए, मौज, बीच का भी हो जाएगा ऐसे ही, ठीक है। बट ये है कि अच्छा जरूरत क्यों है हमें चैप्टर 11 चालू करने की, इसके पीछे मैं बता देता हूँ, ठीक है। हम ये पहले क्यों पढ़ें, ऐसी क्या खास बात है इस चैप्टर में, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा चैप्टर पूरे 1 के अंदर, मेनली हमने समझा कि ऑडिट क्या है, कैसे करना है ना, मतलब क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, स्टैंडर्ड ने बता दिया मेरे को, सब पता है मेरे को कि क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है ऑडिट करते समय। बट मुझे अभी ये नहीं पता कि जब मैं ऑडिट करने जाऊंगा तो मेरी एथिकल ड्यूटीज़ क्या होंगी, मुझे कितना एथिकल रहना है, या किस तरीके से एथिकली मुझे चीज़ चेक करनी चाहिए, वो एथिक्स के बारे में मेरे को नहीं पता है। अब यहाँ पे बताया जाएगा कहीं ना कहीं और डिटेल में मेरे एथिक्स के बारे में, कि जब तुम ऑडिट करने जा रहे हो, क्योंकि बाकी जो चैप्टर है वो बताएंगे कि क्या ऑडिट करने में क्या चीज़ों का ध्यान, क्या करना है, कैसे करना है,
वो प्रोसीजरल पार्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं। बट उससे पहले जो नॉलेज एकत्रित करनी है मेरे को, वो चैप्टर 1 और चैप्टर 11 में दी हुई है। इसलिए जो सीक्वेंस आईसीए ने दिया है, ये सीक्वेंस थोड़ा चेंज होकर के अगर ये चैप्टर 11 पहले आ जाता तो पढ़ने का आनंद आया था। तो हम चैप्टर 1 से चैप्टर 2 यही होता। बट ठीक है, ये नया न्यूली ऐड है वैसे भी चैप्टर 11 जो है, ये पहले नहीं होता, ये फाइनल में होता था। अब इसको अभी इंटर में भी डाल दिया है, बट फाइनल में ज़्यादा है, इंटर में सिर्फ ओवरव्यू है। फाइनल में तो पूरा एथिक्स अच्छा खासा है, बट यहाँ पे एक बेसिक ओवरव्यू है जिसके अंदर मुझे चीज़ बताई जाएंगी कि कैसे मेरा ऑडिटर का इंगेजमेंट होता है, यानी कैसे ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, ऐसे 210 है ना, किन बातों पे वो एग्री करेगा, कैसे करेगा, ऑडिटर को ऑडिट के समय कितना अलर्ट रहना है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लिखा है यहाँ पे कहीं पे, देखो 210 के ऊपर लिखा है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, कि ऑडिटर को क्या करना है, हर समय अलर्ट रहना है। ऐसा सोयाबीन नहीं बनना कि हाँ दिमाग सो रहा है, अलर्ट रहना है, कुछ भी हो रहा है हाँ चौकन्ने हो जाना है एकदम, ठीक है। तो वही एथिक्स का मीनिंग, क्या क्या प्रोफेशनल एथिक्स है मेरे, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या रहने वाले हैं एथिक्स के दौरान, ऑडिटर का इंडिपेंडेंस कैसे पता चलेगा, वो सब पता होगा तभी तो ऑडिट करने जाएंगे हम लोग। जब हमें खुद के बारे में ही नहीं पता कि हमारे क्या क्या ड्यूटीज क्या क्या मोरल्स हैं, तो क्या ही करें हम जा करके, है ना। चाह के भी जाएंगे तो हम जा नहीं पाएंगे सही से, तो जब जाएंगे तो पूरी तरीके से जाएंगे और अच्छे से ऑडिट करके आएंगे, ये वाली बात है। तो ये सारी बात दिखेंगे मेरे को, कहाँ कहाँ पे मेरा इंडिपेंडेंस हार्म हो सकता है, कौन कौन सी सिचुएशन है। तुमने अब आज एक बात बोली थी कि उसका पर्सनल इन्फ्लुएंस आ सकता है, ऐसा ही इंडिपेंडेंस में क्या हार्म हो सकता है, ऐसे ही और भी थ्रेट्स हैं इंडिपेंडेंस को जो हार्म कर सकते हैं, वो सारी बातें देखनी है मेरे को कहीं ना कहीं, ठीक है। हेलो, ये अजीब लोग, नोटिस और व्हाट इज रिगार्डिंग हाँ नेम, किस नाम से,